तो ये चार चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में कर ली थी कि डाटा टाइप्स क्या होती हैं। मैंने उसमें बताया था कि डाटा टाइप्स हमारे पास दो टाइप्स की होती हैं, प्रीमिटिव डाटा टाइप्स होती हैं और नॉन प्रीमिटिव डाटा टाइप्स होती हैं। प्रीमिटिव डाटा टाइप्स क्या करती हैं, जो हमारे पास सिंगल नंबर्स को स्टोर करने के लिए या सिंगल करेक्टर को स्टोर करवाने के लिए या बूलियन वगैरह नंबर को स्टोर करवाने के लिए हमारे पास प्रीमिटिव डाटा टाइप्स यूज़ की जाती हैं। उसके बाद नॉन प्रीमिटिव डाटा टाइप्स ऐसी होती हैं जो कि मल्टीपल चीज़ों को एक ही वेरिएबल के अंदर स्टोर करने के यूज़ की जाती हैं। तो उनके अंदर हम क्या कहते हैं, फंक्शंस होते हैं, अरेज होती हैं और ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो ये हमारे पास नॉन प्रीमिटिव के अंदर आ जाती हैं। उसके बाद हमने देखा था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स मैंने बताया था कि हम किसी भी चीज़ को वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए, जिसकी वैल्यू बाद में चेंज हो सकती है, तो इस वैल्यू को स्टोर करवा के रखने के लिए और बाद में उसको यूज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, वेरिएबल्स यूज़ करते हैं। तो वेरिएबल्स करते क्या है कि हम इसका नेम से इसको बता देते हैं कि ये वेरिएबल का नेम होगा, उसके बाद उसको वैल्यू असाइन कर देते हैं। तो ये क्या होता है कि हमारी मेमोरी के अंदर एक ब्लॉक क्रिएट होता है, उस ब्लॉक के अंदर ये वैल्यू जाकर स्टोर हो जाती है। उस ब्लॉक का नेम, जो भी हम वेरिएबल का नेम रखते हैं, वही हमारा उस ब्लॉक का नेम हो जाता है। तो इस तरीके से हम अपने वेरिएबल्स बना के हर काम के लिए, अगर फ़ोन नंबर स्टोर करना है उसके लिए हम एक वेरिएबल बनाएंगे, अगर हमने ट्रू फॉल्स स्टोर करना है उसके लिए वेरिएबल बनाएंगे, यूज़र का नेम रखना है, ईमेल रखनी है, उसके लिए हम वेरिएबल्स बना के जितने चाहिए हम वेरिएबल्स बना के उसको स्टोर कर सकते हैं। तो वेरिएबल बनाने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, वेरिएबल की ना टाइप बतानी होती है कि हमने वेरिएबल किस टाइप का होगा। वेरिएबल वैर टाइप का होगा, लेट का होगा या कॉन्स्टेंट का होगा। तो लेट्स वैर जो होता है ये 2015 की जो जावास्क्रिप्ट के उसके अंदर यूज़ होता था। अब ये वाला वैर वाला करैक्टर यूज़ नहीं होता हमारे पास। अब हमारे पास लेट और कॉन्स्ट यूज़ होता है। लेट और कॉन्स्ट हम तब कब यूज़ करते हैं, लेट हम तब यूज़ करते हैं जब हमें पता हो कि हमने वेरिएबल की वैल्यू एक दफ़ा बता दी है, तो वेरिएबल की वैल्यू बाद में चेंज नहीं होगी, ठीक है। लेकिन कोई ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यू हम चाहते हैं कि एक दफ़ा अगर हमने उसकी वैल्यू रख दी है ना, तो बाद में हम उसकी वैल्यू चेंज नहीं करना चाह रहे, तो उसके स्टार्ट में हम कॉन्स्टेंट लगा देते हैं। कॉन्स्टेंट का मतलब होता है कि ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यू बाद में चेंज ना हो। तो ये हमारे पास वेरिएबल्स हो गए। उसके बाद हमने देखे थे ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ऑपरेटर हमारे पास 3 टाइप्स के ऑपरेटर थे, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स थे, कंडीशनल ऑपरेटर थे और लॉजिकल ऑपरेटर थे। अब ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर हमारे पास जितने भी बेसिक हमारे पास फंक्शन आ जाते हैं, जैसे कि प्लस का आ जाता है, माइनस आ जाता है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो ये हमारे सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स थे। उसके बाद कंडीशनल ऑपरेटर हमारे पास है, जिसकी बेस पे हमें कंडीशन चेक करनी होती है कि कंडीशन चेक करके हमने कोई रिस्पॉन्स देना हो, तो तब हम कंडीशनल ऑपरेटर यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारे पास ग्रेटर देन का साइन है, लेस देन का साइन है, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल, डबल इक्वल और ट्रिपल इक्वल। तो ये हमारे पास सारे कंडीशनल ऑपरेटर्स है। उसके बाद आते हैं हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर हम लॉजिक को बताने के लिए कि हमारे पास ट्रू का जो है ना, एंड ऑपरेटर कब यूज़ करेंगे, और ऑपरेटर कब यूज़ करेंगे, और नोट ऑपरेटर कब यूज़ करेंगे। तो ये 3 हमारे पास थे लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर में सबसे पहले जो एंड ऑपरेटर ये क्या करता है कि हमने अगर 2 कंडीशंस को चेक करना हो कि दोनों कंडीशन अगर ट्रू होंगी तो फिर हमने कोई रिस्पॉन्स देना है, तो उसके लिए हम एंड ऑपरेटर यूज़ करते थे। और ऑपरेटर तब हम यूज़ करते थे जब हम चाहते हैं कि 2 कंडीशन दी हुई हैं, उसमें से अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हमने अपना कोई रिस्पॉन्स देना है या कंसोल के अंदर कोई मैसेज प्रिंट करवाना है, तो उसके लिए हम और ऑपरेटर यूज़ करते थे। और नोट ऑपरेटर क्या होता है, तो जो भी हमारी कंडीशन देती थी उस कंडीशन को रिवर्स कर देता था, तो उसके लिए हम नोट ऑपरेटर यूज़ करते थे। तो ये हमारे ऑपरेटर्स हो गए थे। उसके बाद हमने देखी थी कंडीशंस क्या होती हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट्स भी इसको कहते हैं, तो या सिंपल कंडीशन भी कह देते हैं। इसके अंदर होती है हमारे पास इफ़ एल्स कंडीशन और एल्स इफ कंडीशंस। तो ये क्या होती है कि हमने चेक करना होता है कि अगर कोई वेरिएबल हमारे पास ट्रू है, या ऑपरेटर्स के साथ हमने जो है ना स्टेटमेंट्स बना के और ऑपरेटर्स के साथ का कॉम्बिनेशन चेक करके, तो अगर हमने कोई रिस्पॉन्स देना होता था तो उसके लिए हम कंडीशन यूज़ करते थे। तो हमने क्या किया था, ये एक एग्जांपल देखी थी। उसमें हमने क्या किया था, एक वेरिएबल बनाया था कॉन्स्टेंट, उसकी जो टाइप रखी थी कॉन्स्टेंट थी। वेरिएबल का नाम रख देते हैं हमने स्टूडेंट का, स्टूडेंट की एज है, ठीक है। और इसके अंदर हमने क्या कहते थे, एक अली नेम से जो है ना वैल्यू स्टोर करवा दी थी। लेकिन अली क्या है, स्ट्रिंग है, तो इसलिए हमने कोशिश करनी कि वेरिएबल का नेम वैसा रखें जो उसके अंदर वैल्यू स्टोर हो। अब स्टूडेंट की एज से है तो हमें भी ये पता लग रहा है कि इस वेरिएबल के अंदर इसकी एज स्टोर होगी, लेकिन ये तो हम नेम स्टोर किया हुआ है, तो हमने इसके अंदर नेम नहीं स्टोर करना। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी एज स्टोर करेंगे। यहाँ पे हम अगर 28 कर देते हैं, फिर हमने क्या है, इसके बाद कंडीशन चेक करनी है कि इफ़ कंडीशन होगी। इफ़ का होता है कि अगर हमारे पास वेरिएबल ट्रू हो जाता है या कंडीशन ट्रू होती है तो फिर हम रिस्पॉन्स देते हैं। अगर इफ़ हमारे पास फॉल्स हो जाता है, फिर हम एल्स के अंदर जो भी हमारा रिस्पॉन्स होता है हम वो प्रिंट करवा देते हैं। तो इस तरीके से हमने कंडीशन बनाई थी कि अगर हमारे पास एज डबल इक्वल आ जाती है हमारे पास, यहाँ पे अगर हम कर देते हैं 28 कर देते हैं, तो स्टूडेंट इज़ 18 ईयर्स ओल्ड, तो ये हमने एक मैसेज प्रिंट करवा दिया था। तो अगर कंडीशन ट्रू होती है, तो अगर कंडीशन ट्रू नहीं होती, यानी कि कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है, तो हमारे पास जो एल्स के अंदर मैसेज होगा कंसोल का, वो मैसेज प्रिंट हो जाएगा।
मैंने बताया था कंसोल हम किस लिए यूज़ करते हैं, जावास्क्रिप्ट के अंदर जब भी हम कोई टेस्टिंग वगैरह कर रहे होते हैं या हमने मैसेज प्रिंट करवाना होता है तो उसके लिए हम क्या कहते हैं कंसोल का मैसेज यूज़ करते हैं। ये सिर्फ टेस्टिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। जब ओरिजिनल हम जावास्क्रिप्ट का कोड लिख रहे होते हैं तो तब हम कंसोल नहीं यूज़ करते। कंसोल जस्ट टेस्टिंग पर्पज़ के लिए वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए यूज़ किया जाता है। इसी तरीके से हमने इफ़ एल्स कंडीशन देखी थी और एल्स इफ कंडीशन देखी थी। ये क्या होती है मल्टीपल कंडीशंस लगाने के लिए। तो उसके लिए हमने क्या किया था, वीक्स के लिए एक कंडीशन बनाई थी और उसको टेस्ट किया था हमने। ये हमने एक बनाई थी कि डे हमारे पास ट्यूसडे है और बाद में हमने कंडीशन चेक की थी अगर डे मंडे होता है तो ये स्टार्टिंग ऑफ द वीक है। और उसके बाद हमने एल्स इफ कंडीशन यानी कि एक कंडीशन और लगा दी थी कि अगर मंडे नहीं होता थर्सडे होता है तो हमने मिडिल ऑफ द वीक शो करवा देना मैसेज। और अगर दोनों कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती हैं तो जो लास्ट पे हमारी एल्स कंडीशन होती है तो उसके अंदर जो मैसेज लिखा होता है वो प्रिंट हो जाता है। तो उसमें हमारे पास क्या आता है एंड ऑफ द वीक ये मैसेज आ जाता है। तो ये थी हमारी कंडीशन। ये 4 चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में की थी। और छोटी सी एक असाइनमेंट मैंने दी थी कि आपने छोटा सा कैलकुलेटर बनाना है कि यूज़र ये सिंबल बताए और उस सिंबल की बेस पे हमने क्या करना है कैलकुलेशंस करनी है। तो मैं इसको अभी कमेंट कर दूँ। तो हमने क्या करना था, जावा नहीं, जावा चीज़ हो रहा है, जावा स्क्रिप्ट हो रहा है। हम जावा स्क्रिप्ट कर रहे हैं, हम जावा को यूज़ नहीं कर रहे। जावा भी एक लैंग्वेज है और जावा स्क्रिप्ट भी एक लैंग्वेज है, दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। जो जावा जो लैंग्वेज होती है वो बैकएंड के लिए यूज़ की जाती है, वो स्पेसिफिक बैकएंड के लिए बनी हुई है। लेकिन जो जावा स्क्रिप्ट है ये हम फ्रंट एंड के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, बैकएंड के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम ये जावा स्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं। तो जावा स्क्रिप्ट क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि अब हम मॉडर्न जितनी भी आजकल की वेबसाइट बन रही है ना उनके अंदर सबके अंदर जावास्क्रिप्ट ही यूज़ की जाती है। यानी कि मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी जितनी में हमारी आ रही हैं उसके अंदर फिर ना अगर जावास्क्रिप्ट के डिफरेंट फ्रेमवर्क्स आ जाती हैं, डिफरेंट लाइब्रेरीज आ जाती हैं, तो उन सबको मिला के जो है ना वेबसाइट बनाई जाती हैं। तो आजकल जितनी भी वेबसाइट बन रही है उसमें से 70 to 80% वेबसाइट जावास्क्रिप्ट के अंदर बनाई जा रही है। तो इसलिए हम जावास्क्रिप्ट को सीख रहे हैं। अगर आप कोई और लैंग्वेज सीखना चाहिए, हमारे पास मल्टीपल लैंग्वेजेज हैं, पाइथन लैंग्वेज है, आप वो भी सीख सकते हैं। वो भी आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में जा रही है। जो वो एआई जितनी भी हमारा काम करती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो सारी उस पाइथन के अंदर बनी होती है। उसके बाद PHP लैंग्वेज है, वो भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है लेकिन अब वो कम हो गई है। फिर जावा लैंग्वेज यूज़ होती है, फिर एक गो है लैंग्वेज, वो भी काफ़ी यूज़ होती है। तो जिस जो सी लैंग्वेज के अंदर आपका इंटरेस्ट होता है वो लैंग्वेज सीख सकते हैं। लेकिन जावास्क्रिप्ट सबसे ईजी है इस टाइम के लिए। इसके अंदर ना जो मैंने चीज़ें बेसिक बताई आपको, जैसे कि वेरिएबल्स होते हैं, डाटा टाइप्स होती है, ये कंसेप्ट है सारे, ये सारे हर लैंग्वेज के अंदर लाजमी होंगे। अगर लिखने का तरीका डिफरेंट होता है। अब जावास्क्रिप्ट के अंदर हम वेरिएबल बना रहे हैं, हम कॉन्स्टेंट लिख रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं। पाइथन के अंदर अगर वेरिएबल बनाएंगे ना तो वहाँ पे उसका होता है डेफ लिखना पड़ता है। ये वेरिएबल बनाने के लिए डेफ लिख दिया या फंक्शन बनाने के डेफ लिख, यानी कि कंसेप्ट सारे यही होते हैं लेकिन लिखने का तरीका डिफरेंट होता है। ठीक है, हमारे इस कोर्स के अंदर जो है ना जावास्क्रिप्ट के हमने जो है ना फ्रंट एंड का कोर्स है ये। ठीक है, हमारे पास ना एक फुल स्टैक का कोर्स होता है जिसके अंदर फ्रंट एंड भी होता है और बैक एंड भी होता है। अब ये हमारा जो कोर्स है ये फ्रंट एंड का कोर्स है। तो हमारा ये फ्रंट एंड का कोर्स है। तो फ्रंट एंड के कोर्स के अंदर हमने सिर्फ जावास्क्रिप्ट की वो चीज़ें सीखनी जो फ्रंट एंड के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। तो इसके अंदर हमें सबसे पहले जावास्क्रिप्ट सीखनी है हमने, और जावास्क्रिप्ट के बाद जावास्क्रिप्ट का एक लाइब्रेरी होती है जिसको हम कहते हैं रिएक्ट। तो वो रिएक्ट की लाइब्रेरी हमने यूज़ करनी है और उसको सीखेंगे वो क्या होती है। तो आज के लेक्चर में हम जावास्क्रिप्ट को कवर करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर से हम जो है ना रिएक्ट को स्टार्ट करेंगे कि रिएक्ट क्या होती है, उसके और उसका ओवरव्यू देंगे सारा। अभी स्टार्ट हुआ है। तो ये 4 चीज़ें तो होगी थी। अब हमने स्टार्ट करना है फंक्शंस क्या होते हैं, अरेज क्या होती हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होती हैं और अरे ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। अब ना वेरिएबल्स के अंदर क्या होता है कि हम अगर कोई भी काम करना होता है ना, हमें हर काम के लिए एक अलग वेरिएबल बनाना पड़ता है। जैसे हम अगर करना है, हमने प्लस करना है तो प्लस के लिए हमें 2 वेरिएबल बनाने पड़ेंगे, उसके अंदर 2 वैल्यू स्टोर करनी पड़ेंगे, उसको प्लस करेंगे फिर ये प्लस वाला काम करेगा। फिर मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई के लिए भी 2 वेरिएबल बनाने पड़ेंगे, उसके अंदर 2 नंबर स्टोर करने पड़ेंगे, उनको प्लस मल्टीप्लाई करके फिर हमारे पास वैल्यू आएगी। तो इस चीज़ को बचने के लिए ना अगर हमने 2 फाइलें बना ली जावास्क्रिप्ट की, अब एक फाइल ये हमारी बनी हुई है, अगर एक न्यू फाइल बना लेते हैं, न्यू फाइल के अंदर भी हमें सेम कोड चाहिए, यानी कि हमने 2 नंबर्स को प्लस करना है या 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, तो हमें उस फाइल के अंदर भी वेरिएबल्स दोबारा बनाने पड़ेंगे, दोबारा बना के उनको दोबारा प्लस करना पड़ेगा, दोबारा ऐड करना पड़ेगा। तो ये क्या होगा, हमारा कोड काफ़ी ज़्यादा हो गया, कोड हमारा रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ को टैकल करने के लिए हमारे पास एक चीज़ यूज़ की जाती है जिसको हम कहते हैं फंक्शंस। फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शन को कहते हैं, इसकी डेफिनेशन है कि रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड, यानी कि हमारे पास कोड ऐसा हमने ब्लॉक कहते हैं कि हमने कोड का जो भी थोड़ा सा पार्ट लिख लिया ना उसको हम एक ब्लॉक कहते हैं कि ये हमने कोड का एक ब्लॉक लिख लिया है। तो इसको रीयूजेबल इसलिए कहते हैं कि हमने एक दफ़ा कोड लिख लेते हैं और कोड को हम क्या करना है फंक्शन बना लेते हैं, और फंक्शन जिस फाइल के अंदर हम यूज़ करना चेंज कर सकते हैं, हमें बार बार कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं फंक्शन। अब फंक्शन बनाए कैसे जाते हैं,
जैसे इफ़ लिखने के लिए हमने क्या किया था, इफ़ का कीवर्ड यूज़ किया था और उसके बाद कंडीशन लगाई थी और उसका नेम लिखा था, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमने फंक्शन बनाने हैं, मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं। फंक्शंस, ठीक है। अब फंक्शन बनाने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, फंक्शन का कीवर्ड लिखना है, ठीक है। FUNCT, ठीक है। ये कीवर्ड है, ये आपने लाजमी लिखना है। जैसे हम इफ़ कंडीशन लिखने के लिए हमने इफ़ का कीवर्ड लाजमी लिखते थे, इस तरीके से फंक्शन लिखने के लिए आपने फंक्शन का कीवर्ड लाजमी लिखना है, ठीक है। उसके बाद आता है कि जैसे वेरिएबल बनाने के लिए हमने वेरिएबल का नेम हमें लाजमी लिखना पड़ता था, कि कोई भी वेरिएबल बनाने हमें नेम लिखना पड़ता था कि ये वेरिएबल का नेम है। मैं स्पीकर ऑफ कर लूँगा। तो इस तरीके से जब हमने फंक्शन बनाने हैं तो हमने फंक्शन को भी एक नेम असाइन करना है। फॉर एग्जांपल हम बनाने चाह रहे हैं एडिशन के लिए फंक्शन बनाना चाह रहे हैं कि वो दो नंबर्स को ऐड करे, तो एडिशन के लिए फंक्शन बनाना चाहते हैं तो हम फंक्शन का नाम रख देंगे एडिशन, ठीक है। सबसे पहले आपने फंक्शन का कीवर्ड लिखा, उसके बाद आपने फंक्शन का नेम लिखना है। फंक्शन का नेम लिखने के बाद आपने एक ब्रैकेट्स लगानी है, इसको कहते हैं स्मॉल ब्रैकेट्स, ठीक है। ये फंक्शन जो है ना, इस इतना काम करने के बाद आपने क्या करना है, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगानी है, ठीक है। तो ये 3 लाइन है, 2 लाइन ये तकरीबन बनती है, एक सेंटर में हम स्पेस ऐड करनी है, ठीक है। तो ये इसको कहते हैं सिंटैक्स। किसी भी चीज़ को लिखने का जो मेथड होता है उसको हम कहते हैं उस चीज़ का सिंटैक्स है, ठीक है। अब इफ़ कंडीशन लिखने के लिए हमें इफ़ कंडीशन का इस तरीके से सिंटैक्स लिखना पड़ता है। इस तरीके से जब आपने फंक्शन बनाने तो फंक्शन बनाने के लिए आपको फंक्शन का कीवर्ड, फंक्शन का नेम, आगे ये स्मॉल ब्रैकेट्स और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स, ये लगा के ये इसका क्या होगा, फंक्शन बनाने का सिंटैक्स हो गया। तो जब भी आपने फंक्शन बनाना है आपने इसी तरीके से फंक्शन बनाना है, सिर्फ क्या होगा, फंक्शन का नेम खाता होगा चेंज होगा, बाकी सारा मेथड इसी तरीके से रहेगा, ठीक है। और फंक्शन की जावास्क्रिप्ट के अंदर जो फंक्शन बनते हैं ना, उसकी आइडेंटिफिकेशन आप ऐसे कर सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट में जो भी फंक्शन बनेगा ना, उसका कलर येलो होगा और येलो कलर के बाद उसके साथ क्या होगा, ये ब्रैकेट्स होंगे। तो जब भी आपने येलो कलर देखना है ना जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो आपने आइडेंटिफाई कर लेना कि ये हमारे पास फंक्शन है, ठीक है। अब हम एडिशन के लिए फंक्शन बना रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि जैसे हम इस फंक्शन को कॉल करें तो इसके अंदर जो भी है 2 नंबर प्लस हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कंसोल लगा लेते हैं, इसके अंदर एक console.log हम क्या करते हैं 3 + 5, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक फंक्शन बन गया। अब ये फंक्शन सिर्फ बना है, अभी अगर इसकी आउटपुट देखें तो कुछ भी नहीं आएगी हमारे पास। हम इसको लाइव करते हैं, ये कि अभी हमारे पास ब्लैंक आ रहा है। अगर हम यहाँ पे इसको इंस्पेक्ट करेंगे, कंसोल के अंदर जाएंगे तो अभी भी हमारा कंसोल क्या आ रहा है, एम्प्टी आ रहा है। अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो कंसोल के अंदर कोई भी मैसेज नहीं आ रहा। लेकिन मैंने बताया था कि अगर हम कंसोल यूज़ करते हैं तो हमारे पास कंसोल के अंदर कोई ना कोई मैसेज आएगा, लेकिन मैसेज जो है हमारे पास कोई नहीं आया। वो इसलिए नहीं आया कि जब भी आपने फंक्शन बनाना है तो फंक्शन बनाने के बाद फंक्शन को कॉल भी किया जाता है। ये सब फंक्शन बनाने के 2 तरीके होते हैं, ठीक है। सबसे पहले फंक्शन को बनाया जाता है, उसके बाद फंक्शन को कॉल किया जाता है, ठीक है। तो हमने अभी क्या किया, सिर्फ फंक्शन को बनाया है। अब फंक्शन को कॉल कैसे करना है, आपने क्या करना है, फंक्शन का नेम कॉपी करना है और नीचे आके फंक्शन का नेम लिखे आकर ब्रैकेट्स लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरीके आप क्या कहते हैं, फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। अब मैं जैसे ही वापस जाऊँगा तो ये देखिए मेरे पास रिस्पॉन्स आ गया। यहाँ पे मैं दोबारा रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे 8 आ गया। तो 8 कैसे आया, हमने कंसोल के अंदर लिखा होता है 3 + 5, तो 3 + 5 हमारे पास 8 होता है। तो हमारे पास क्या होगा, फंक्शन बन गया, 8 आ गया हमारे पास। अब हम किसी दूसरी फाइल के अंदर भी अगर सेम यही काम करना चाह रहे हैं तो हम क्या करते हैं, सिर्फ ये इतना कोड जो हमने लिखा हुआ है यहाँ से हम इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और दूसरी फाइल के अंदर पेस्ट करेंगे और हमारा सेम काम वहाँ पे परफॉर्म हो जाएगा। लेकिन अभी भी एक ना रिस्ट्रिक्शन है इसके अंदर कि ये जब भी हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कॉल किया है, मैं दोबारा इसको कॉपी करता हूँ, दोबारा इसको कॉल करता हूँ तो मेरे पास दोबारा आंसर 8 आएगा। मैं थर्ड टाइम करूँगा दोबारा मेरे पास आंसर जो है ना 8 ही आएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं इसको 2 नंबर दूँ, ये ऑटोमेटिकली 2 नंबर को प्लस करे। फॉर एग्जांपल अगर मैं 3 और 5 दिया है तो ये 3 और 5 को प्लस कर दे। अगर मैंने 10 और 7 दिया है, ये 10 और 7 को प्लस करके उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स दे। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि अभी ये हमारे पास जब भी इसको कॉल करेंगे ये 3 और 5 को प्लस कर रहा है, यानी कि नंबर चेंज नहीं हो रहे हमारे पास। जो इसके अंदर नंबर एक दफ़ा हमने लिख दिए हैं उन्हीं नंबर्स को ये प्लस कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको हम जो है ना ओवरकम करने के लिए इसके लिए जो यूज़ की जाती है जिसको हम कहते हैं पैरामीटर्स एंड आर्गूमेंट्स, ठीक है। अब आर्गूमेंट्स क्या होते हैं, पैरामीटर्स क्या होते हैं। आर्गूमेंट्स होते हैं कि जो आपने वैल्यू यहाँ से पास करनी है और जो है ना ये ब्रैकेट्स हमने लगाई हैं, तो ब्रैकेट्स ये एम्प्टी ब्रैकेट्स नहीं है। इसका मकसद होता है कि इसको यूज़ हमने किया जाता है। तो इसको यूज़ करने के लिए यहाँ पे आर्गूमेंट्स पास करते हैं और पैरामीटर्स पास करते हैं। जो वैल्यू हम यहाँ से पास करेंगे वो हमारे पास आर्गूमेंट्स होगी और जो वैल्यू यहाँ से एक्सेप्ट करेंगे वो पैरामीटर्स होंगे हमारे पास, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि हम 3 और 7 को जो है ना पहले 2, 5 हम चाहते हैं कि हमने 2 और 5 इसको दिया है, ये 2 और 5 को प्लस करके हमें आंसर दे।
लेकिन अभी अगर हम 2 और 5 इसको देंगे तो हमारे पास 8 ही आंसर आएगा। क्यों 8 आंसर आएगा? क्योंकि हमने कंसोल के अंदर 3 और 5 लिखा हुआ है, तो ये हर दफ़ा 3 और 5 को प्लस कर रहे हैं। अब हमने क्या किया, यहाँ से आर्गूमेंट्स पास किए हैं। आर्गूमेंट्स यानी कि वेरिएबल जो है ना, नंबर्स खुद इसको पास किए हैं। अब यहाँ से जब आर्गूमेंट पास करेंगे तो आर्गूमेंट्स को हमने एक्सेप्ट भी करना होता है। तो एक्सेप्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, पैरामीटर यूज़ करते हैं। तो पैरामीटर के लिए आपने क्या करना है, जहाँ पे हमने ये अपना फंक्शन क्रिएट किया है उसकी ब्रैकेट्स के अंदर आपने क्या करना है, 2 वेरिएबल्स क्रिएट करने हैं। क्योंकि हमने यहाँ पे 2 नंबर पास किए हैं तो हमने 2 वेरिएबल्स क्रिएट करने पड़ेंगे। यहाँ पे हम उसका नाम रख देते हैं A, B, ठीक है। तो ये हमने 2 वेरिएबल्स बना दिए, ठीक है। यहाँ से हमने आर्गूमेंट्स पास किए, यहाँ से हमने इसके पैरामीटर्स बना दिए। अब हमने इन पैरामीटर को यूज़ करना है और इसको प्लस करना है, ठीक है। अब हम यहाँ से 3 और 5 को नहीं प्लस करेंगे, हम इसको यहाँ से रिमूव करेंगे, हम A + B करेंगे, ठीक है। और अब इसका आंसर क्या आएगा, हमारे पास 7 है, ठीक है। अब मैं अगर दोबारा यहाँ से चेंज करता हूँ, फंक्शन को दोबारा हमने कॉपी किया, यहाँ पे अगर हम कर देते हैं 9, 6 और 9 कर देते हैं। अब हमने क्या किया, वैल्यूज चेंज कर दी हैं, तो ये क्या करें, हमें वैल्यू चेंज करके 15 आंसर देगा। अब ये कर क्या रहा है, हम यहाँ से जो नंबर पास करते हैं वो नंबर इस वेरिएबल के अंदर जाते हैं, और इस वेरिएबल की मदद से वो फिर यहाँ पे कंसोल के अंदर आके प्लस होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, हमारे एक एडिशन का फंक्शन हो गया। अब हम जितनी मर्जी चाहिए यहाँ से वैल्यू चेंज करते रहेंगे फंक्शन की, वो ऑटोमेटिकली उसको प्लस करता जाएगा। यानी कि हमें हर दफ़ा सेम रिस्पॉन्स नहीं आएगा, हर दफ़ा रिस्पॉन्स हमारा चेंज होकर आएगा, ठीक है। तो आपने एक चीज़ याद रखनी है कि यहाँ से हम जितने वैल्यूज़ पास कर रहे हैं ना, हमने एक्सेप्ट भी उतनी करनी है। अगर हम यहाँ से 2 वैल्यूज़ पास कर रहे हैं तो 2 ही एक्सेप्ट करनी है। अगर मैं यहाँ से 3 वैल्यूज़ पास कर देता हूँ, यहाँ से फॉर एग्जांपल 6 पास कर देता हूँ, तो रिस्पॉन्स मेरा वैसे का वैसे ही आएगा, कोई भी चेंजेस नहीं होगी, क्योंकि हमने पास 3 वैल्यूज़ कर रहे हैं लेकिन एक्सेप्ट 2 कर रहे हैं। तो जितनी वैल्यूज़ एक्सेप्ट करेंगे उतनी वैल्यूज़ इसके रिस्पॉन्स के अंदर आएंगी, ठीक है। और अगर आप गलती कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ से अगर मैं सिर्फ 2 ही पास कर देता हूँ, मैं इसको अगर रिमूव करता हूँ, 3 वैल्यू पास की मैंने तो एक्सेप्ट 2 कर रहा हूँ, तो मेरे पास कोई चेंजेस नहीं हुआ है। लेकिन अगर मैं सिर्फ वैल्यू 1 पास की है और मैंने बाकी एक्सेप्ट 2 कर रहा हूँ, तो मेरे पास भी क्या आएगा, फिर हमारे पास एक एरर आएगा, इसको कहते हैं नोट अ नंबर। नोट अ नंबर का मैसेज क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारे पास ए के अंदर तो हमने नंबर पास कर दिया है, 2 वो नंबर पास हुआ है, लेकिन बी के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है, तो बी के डाटा टाइप इसको नहीं पता, जो इसको नल भी कह सकते हैं या अनडिफाइंड, ये इसकी डाटा टाइप बन गई है। तो जब दोनों को प्लस करेगा, नंबर और अनडिफाइंड को प्लस कर रहा है, या नंबर और नल को जो है ना प्लस करने की कोशिश कर रहा है, तो उसको नंबर मिल ही कोई नहीं रहा, तो इसलिए उसने मैसेज हमें प्रिंट करवा दिया कि नोट अ नंबर, कि ये एक नंबर है ही नहीं है। तो इस चीज़ को जो है ना सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ भी असाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से हमने 2 वैल्यू असाइन कर दी है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ भी असाइन कर सकते हैं। अब डिफ़ॉल्ट वैल्यू कैसे असाइन करनी है, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ ये बी है हमारे पास है ना, ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन हो जाए, मैं क्या करूँ, बी = 5 कर दूँगा। अब इससे क्या होगा कि मैं सिर्फ यहाँ से ए की वैल्यू पास करूँगा और बी की वैल्यू यहाँ से ऑटोमेटिकली जो हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू पास की होगी वो यहाँ से असाइन हो जाएगी। अब मैं अगर देखूँ तो मेरे पास रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, 2 और 5 आ रहा है। 2 और 5 कैसे आया, 2 तो हमने यहाँ से पास किया था, और जो बी की वैल्यू हमने डिफ़ॉल्ट पास की थी 5 वाली, वो यहाँ से आई, दोनों को प्लस किया और 7 हमारे पास वैल्यू आ गई। लेकिन अगर मैं यहाँ से बी की वैल्यू पास कर देता हूँ तो फिर हमारे पास क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे कोमा लगा के यहाँ से 7 पास कर देता हूँ बी की वैल्यू, तो फिर हमारे पास रिस्पॉन्स क्या आएगा, 9। अब ये 9 कैसे आया, अब इसने क्या किया कि 2 की वैल्यू, ये जो ए की वैल्यू यहाँ से ली, 2 बी की वैल्यू भी इसने यहाँ से ली, और जो ये 5 हमने बाय डिफ़ॉल्ट असाइन किया इसने इसको इग्नोर कर दिया, ठीक है। तो अगर यहाँ से हम बी की वैल्यू यहाँ से पास नहीं करेंगे तब वो बी की वैल्यू जो डिफ़ॉल्ट वाली दी होगी उसको एक्सेप्ट करेगा, और अगर हम यहाँ से बी की वैल्यू पास कर देंगे तो ये यहाँ से जो वैल्यू दी होगी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपने फंक्शंस बना सकते हैं। फंक्शन क्या हो गया, हमारे पास रीयूजेबल कोड हो गया। अब जहाँ पे भी हमें सिर्फ 2 नंबर्स को प्लस करना होगा, हम क्या करेंगे, सिर्फ इतनी ये वाला लाइन कॉपी करेंगे, लाइन कॉपी करके यहाँ पे 2 नंबर पास करेंगे, ऑटोमेटिकली हमें प्लस करके रिस्पॉन्स दे देगा। मेरा लगा हुआ है अभी, नीचे नहीं लग रहा, तुमने लगा लिया आप अपना, मेरे दिल लगा दें। आपको तो लग जाएगा, हाँ मेरा तो लग जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कहते हैं, एडिशन फंक्शन बना लेते हैं। अब हम क्या कहते हैं, एक मल्टीप्लिकेशन के लिए फंक्शन बना लेते हैं। मैं करता हूँ फंक्शन तो अब हम मल्टीप्लाई के लिए फंक्शन बना रहे हैं। कंसोल डॉट लॉग ए मल्टीप्लाई बी,
सेम वैसे से प्लस माइनस मल्टीप्लाई चेंज होगा, सिर्फ मल्टीप्लाई का साइन चेंज होगा, तो ये हमारा मल्टीप्लाई फंक्शन बन जाएगा। इस तरीके से आप एडिशन का फंक्शन बना सकते हैं, सब्ट्रैक्शन का फंक्शन बना सकते हैं, कोई भी फंक्शन बना सकते हैं। अगर इसको भी कॉल करना होगा हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके पैरामीटर एक्सेप्ट करेंगे a, b, और ये पैरामीटर जो है ना, इस पैरामीटर का हम जो है ना वेरिएबल चेंज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे a और b यूज़ किया, आप यहाँ पे x और y z यूज़ कर सकते हैं। नंबर यहाँ पे कोई भी चाहिए, क्योंकि मैं वेरिएबल का मैंने बताया था कि वेरिएबल का नाम आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी रख सकते हैं, तो इस तरीके से पैरामीटर का नेम भी आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। लेकिन पैरामीटर का जो भी नेम होगा कंसोल के अंदर भी आपने वही नेम यूज़ करते हैं, ठीक है। बस मल्टीप्लाई का यूज़ करना है, मल्टीप्लाई का नेम को कॉपी करेंगे, जहाँ पे भी मल्टीप्लाई चाहिए होगा मल्टीप्लाई का फंक्शन का नेम लिखेंगे, ब्रैकेट से आएंगे, उसके अंदर आर्गूमेंट्स पास कर देंगे। फॉर एग्जांपल हमें चाहिए 4 और 5 को मल्टीप्लाई करना है, तो हमने 4 और 5 को पास किया, तो ये क्या करेगा 4 और 5 को मल्टीप्लाई करके हमें आंसर दे देगा। तो ये अभी सिर्फ मैंने बताया, हमारे पास ये प्लस और माइनस के लिए बताए हैं। आप हर काम के लिए अपना फंक्शन बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि मैं दे रहा हूँ कोई नंबर्स दे रहा हूँ, तो वो मुझे बताया कि ये जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था, ये वीक्स वाला बनाया था कि मंडे, ट्यूसडे या सैटरडे है, ये हम इसको बता रहे थे कि अगर मंडे होता है तो हमारे पास स्टार्ट ऑफ द वीक होता है, अगर थर्सडे होगा तो मिडल ऑफ द वीक होगा, अगर हमारे पास कुछ और होता है तो एंड ऑफ द वीक हो जाएगा। तो इस तरीके से आप पूरा फंक्शन बनाना चाह रहे हैं, तो ये आप सारी कंडीशन जो है ना, इफ़ के फंक्शन बना के उसके अंदर सारी कंडीशन लगा दें और उस फंक्शन को यहाँ पे यूज़ करेंगे, वो सारी इसके बेस पे आपको रिस्पॉन्स देगा। तो यहाँ से हम क्या कर रहे थे, डे के अंदर हम जो ना खुद वैल्यू असाइन कर रहे थे ट्यूसडे, तो वो फिर आपने क्या करना, फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन के अंदर से फिर आपने वैल्यू एक्सेप्ट करनी है कि यूज़र फंक्शन के अंदर आपको पास करेगा कि ट्यूसडे है या गई, उसकी बेस पे सारी कंडीशन चेक होगी, आपका फंक्शन काम करेगा। CSS खत्म हो गई, जावास्क्रिप्ट स्टार्ट कर दो। जावास्क्रिप्ट हमारी HTML भी खत्म होगी, CSS भी खत्म होगी। वो HTML की थोड़ी वो समझ नहीं आ रही थी वीडियो में। सर ये आपने a b is equal to 5 बार बार मैसेज करके बता आने को मैंने आपके पास मैसेज वो आप आए नहीं, जी आप भी हैं, छुट्टियां हो गई थी बीच में, वो समझ क्या नहीं आती उन्होंने। समझ नहीं आ रहा था, पल्ले नहीं पा रहा था। मैं इसलिए बच्चों को कहता हूँ कि आप फिजिकल आया करें, फिजिकल आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी, लेकिन ऑनलाइन वो सारे कोशिश करते हैं कि हम ऑनलाइन तैयारी करनी है। मैं ठीक है, अब ये सिर्फ फिजिकल आते हैं, बाकी और कोई भी फिजिकल नहीं आता। सर ये a b is equal to 5 लिखा है ये। ये मैंने बताया कि अगर हम यहाँ से वैल्यू पास कर रहे हैं, अब हमने 2 पैरामीटर बनाए थे, ठीक है, मैं यहाँ से सिर्फ एक वैल्यू पास कर देता हूँ, तो एक वैल्यू पास की और यहाँ से मैं कुछ वैल्यू पास नहीं करता, ठीक है, यानी कि पास वैल्यू मैं 1 कर रहा हूँ लेकिन एक्सेप्ट मैं वैल्यू 2 कर रहा हूँ, तो वो मेरे पास क्या होगा, एरर आएगा, नोट अ नंबर, क्योंकि वो नंबर को किसी और वैल्यू एम्प्टी वैल्यू के साथ प्लस करने की कोशिश कर रहा है, तो उसके बाद नोट अ नंबर का एरर आ रहा है, ठीक है। तो इस केस में हमने क्या किया कि अगर हम एक्सेप्ट 2 वेरिएबल कर रहे हैं और पास 1 वेरिएबल कर रहे हैं, तो एक्सेप्ट के केस में हम क्या कहते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं। मैंने क्या किया था, यहाँ से 5b को इक्वल कर दिया 5, तो ये क्या होगा, b को बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन कर दी, कि यानी कि अगर यहाँ से मैं a की वैल्यू सिर्फ असाइन करूँगा, b की वैल्यू पास नहीं करूँगा, तो वो b की वैल्यू ऑटोमेटिकली 5 यहाँ से एक्सेप्ट जो है ना गेट कर लेगा। इससे क्या होगा, वो यहाँ से 2 गेट करेगा, यहाँ से 5 गेट करेगा और प्लस करके हमें 7 रिस्पॉन्स दे देगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ से भी b की वैल्यू पास कर देता हूँ, मैं यहाँ से भी b की वैल्यू यहाँ से 7 पास कर देता हूँ, तो अब उसने क्या किया 9 किया, तो अब इस केस में क्या होगा, वो यहाँ से a की वैल्यू यहाँ से पिक करेगा, b की वैल्यू यहाँ से पिक करेगा, और ये जो 5 हमने इसको दिया इसको इग्नोर कर देगा। लेकिन अगर यहाँ से हम b की वैल्यू पास नहीं करेंगे, फिर उस केस में ये b की वैल्यू यहाँ से एक्सेप्ट करेगा। तो इस तरीके से इसको कहते हैं हम डिफ़ॉल्ट जो है ना पैरामीटर्स, तो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर के जो है ना वैल्यू एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो जब हम कहते हैं रिएक्ट वाला केस में, रिएक्ट इसके बाद रिएक्ट है हमारी, तो रिएक्ट के केस में हम क्या कहते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज भी असाइन कर देते हैं। उसमें क्यों हमारे पास ना एक होती है चीज़ होती है, इसको कहते हैं स्टेट्स वो सेम वेरिएबल्स की तरह ही होती है, तो वो यूज़ करते हैं हम, वो स्टेट चेंज होती रहती है, तो हम उसको बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन कर देते हैं कि अगर हमें कोई स्टेट हम खुद पास नहीं करते, तो जो बाय डिफ़ॉल्ट उसकी वैल्यू है वहाँ से कट कर लेगा। सर इस तरह हम a की भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं, b की भी कर सकते हैं उधर ऊपर। हाँ, उधर आप b की भी यहाँ से भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कर देता हूँ 8 कर देता हूँ, तो इस केस में क्या होगा, अगर यहाँ से मैं वैल्यू पास करूँगा तो यहाँ से एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन अगर मैं यहाँ से इसको एम्प्टी कर देता हूँ फंक्शन इस तरीके से, ए और बी की वैल्यू पास नहीं की लेकिन वो फिर भी रिस्पॉन्स दे रहे हैं, क्योंकि वो ऊपर वाली जो पैरामीटर पास किए हैं बाय डिफ़ॉल्ट वाली वैल्यू वो उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम क्या कहते हैं, फंक्शन बना सकते हैं। सर अगर a जब a प्लस b और a माइनस b कर लो तो एक ही फंक्शन हो जाएगा। नहीं, उसके लिए फिर आपको क्या करें, यहाँ पे कोमा लगा के करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल या ऐसे, जैसे अगर आप पहले पूछ रहे थे, कोमा लगाना है आपने a माइनस b इस तरीके से, अब ये देखिए, लेकिन यहाँ से आपको पता नहीं चल रहा कि ये कर क्या रहा है, प्लस कर रहा है माइनस कर रहा है। तो इसके लिए ना एक चीज़ यूज़ होती है, इसको हम कहते हैं टेम्पलेट लिटरल्स, ठीक है। आपने क्या करना है, कंसोल के अंदर से सारी वैल्यू रिमूव करनी है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास होती हैं
आपने देखा होगा ये सिंगल कोटेशंस होती हैं हमारे पास, ठीक है। इसके बाद ये डबल कोटेशंस होती हैं हमारे पास। इस तरीके से हमारे पास वन वाला जो बटन है कीबोर्ड के साथ, इसके साथ एक बटन होता है, इसको कहते हैं टेम्पलेट लीटर्स का। आपने ये वाला बटन है, ये क्या है थोड़ी सी ना टिल्टेड होती है हमारे पास टेम्पलेट लीटर्स, ठीक है। आपने ये यूज़ करनी है। इसके अंदर आप मैसेज भी लिख सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, सम ऑफ टू नंबर, ठीक है। और यहाँ पे आप कोना लगा लें और इसके बाद आपने क्या करना है, कोमा लगा के और यहाँ पे A+B लिख देना है आपने, ठीक है। और अब आपको मैसेज ही पता चल जाएगा कि ये हमारा मैसेज कर क्या रहा है, ठीक है। इस तरीके से मैं यहाँ पे कोमा लगाता हूँ और दोबारा टेम्पलेट लीटर लगा के इसके अंदर मैं लिख देता हूँ सब ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। और यहाँ पे मैं A-B कर देता हूँ। यानी प्रिंट में वैल्यू पता चल जाएगी कौन सी किसकी आ रही है। हाँ, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया। अब ये देखें हमारे पास यहाँ पे पता चल रहा है कि हमारे पास पहले 2 नंबर्स का सम आ रहा है, उसके बाद 2 नंबर्स का जो है ना सब्ट्रैक्शन आ रहा है। तो इस तरीके से हम क्या कहते हैं, मैसेज भी लिख सकते हैं अपना, ठीक है। अगर इसको और भी इजी बनाना चाहिए, और भी इजी बना सकते हैं, लेकिन वो तो आप लोगों के लिए थोड़ी सी चीज़ मुश्किल हो जाएगी। लेकिन मैं बता देता हूँ उसमें क्या होता है। उसमें क्या होता है, आप इसको एक ही लाइन के अंदर भी लिख सकते हैं। अभी हम क्या करें, कोमा लगा रहे हैं। कोमा लगाने के बाद फिर ये वैल्यू लिखी, फिर कोमा लगाया, फिर अगली वैल्यू लिखी, फिर कोमा लगाया, फिर अगली वैल्यू लिखी। उसके लिए हमने क्या है, 2 टेम्पलेट लीटर्स लगाए। हम एक ही टेम्पलेट लीटर भी यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपने करना क्या है, आपने ये सारी वैल्यूज़ को यहाँ से रिमूव किया, एक ही टेम्पलेट लीटर लगाया और यहाँ पर आपने क्या करना है, हमारे पास होता है डॉलर का साइन, ठीक है। आपने डॉलर का साइन लगाना है और यहाँ पे ये वाली ब्रैकेट लगानी है, ठीक है। इससे क्या हो सकता है कि आप इस टेम्पलेट लीटर के अंदर भी जो है ना वेरिएबल्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपने लिख दिया A+B, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आप कोमा लगा के यहाँ पे लिखते हैं सब ऑफ टू नंबर्स, और यहाँ पे फिर आपने माइनस के लिए अब लिखना है तो A-B। तो इससे क्या होगा, हमारा जो है ना प्रिंट वाला मैसेज वो सारा एक ही लाइन के अंदर लिख लिया। एक लाइन के अंदर अगर आपने मैसेज लिखना हो तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, तो हमें मल्टीपल कोमास लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इसका रिस्पॉन्स हमारे पास सेम वैसे ही है जैसे पहले आ रहा था, लेकिन ये है क्या होगा, कोमा नहीं लगाना पड़ेगा डिफरेंट, और जो है ना वैल्यू लिखने में आसान है। और प्रोफेशनल वे यही है, हम जो है ना जब आप किसी आप कंपनी के अंदर जाएंगे, सॉफ्टवेयर उसके अंदर जाएंगे, वहाँ पे आप जो प्रिंटिंग वाला मेथड यूज़ करते हैं वो यही यूज़ होता है। इस तरीके से प्रिंट किया जाता है मैसेज, ठीक है। ये फंक्शंस भी हो गए। अब फंक्शन बनाने के लिए हमारे पास डिफरेंट तरीके होते हैं। एक तो हमारे पास फंक्शन बनाने का ये वाला मेथड है, इस मेथड से भी आप फंक्शन बना सकते हैं। और जो प्रोफेशनल मेथड, जो स्टैंडर्ड मेथड जो है ना यूज़ होता है, उसको हम कहते हैं एरो फंक्शन। फंक्शन को बनाने के एक एरो मेथड भी होता है। एरो मेथड में हम क्या कहते हैं, सबसे पहले हमने क्या करना बताया होता है, कॉन्स्टेंट बताना होता है। जैसे हमने वो लेट और कॉन्स्ट मैंने बताया था आपको वेरिएबल बनाने के लिए। इसी तरीके से आपने क्या करना है, जब फंक्शन बनाना है उसके स्टार्ट में वो लेट और कॉन्स्ट लगा सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, कॉन्स्टेंट के बाद फंक्शन का नेम बताना होता है। फॉर एग्जाम्पल हम बनाए डिवीजन के लिए अगर फंक्शन बना रहे हैं तो डिवीजन आप लिख लिया, ये फंक्शन का नेम लिखा। उसके बाद आपने क्या करना है, इक्वल लगाना है, फिर ये वाली ब्रैकेट। उसके बाद आप फिर इक्वल लगा के आपने ये ग्रेटर देन का साइन, उसके बाद ये लगा के ये, ठीक है। ये भी हमारे पास फंक्शन को बनाने का एक तरीका होता है। काम दोनों का सेम है, लेकिन जो है लिखने का मेथड डिफरेंट है, ठीक है। और जो प्रोफेशनल मेथड यूज़ किया जाता है वो ये एरर मेथड है, ये थोड़ा सा फास्ट होता है एज़ कम्पेयर टू ये वाले मेथड की, ठीक है। तो कोशिश करनी है आपने जब भी हमारे पास जो फंक्शन क्रिएट करना है तो आपने ये वाला मेथड यूज़ करना है। रिएक्ट के अंदर जितने भी फंक्शन बनते हैं वो सारे इस मेथड से बनते हैं। हमारे पास एरो फंक्शन यूज़ करके मेथड बनाई जाती है, ठीक है। काम इसका भी सेम है, इसके अंदर ये एरो है, आपने पैरामीटर पास करना है तो ये आप सेम ऐसे ही पास करेंगे यहाँ पे, ठीक है। कंसोल इसके अंदर लगना है, सेम ऐसे लगेगा। और यहाँ पे हम कर देते हैं टेम्पलेट लिटरली यूज़ करके डिवीजन ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। यहाँ पे हमने डॉलर साइन लगाया, ये साइन लगाया, A डिवाइडेड बाय B। डिवाइडेड बाय का साइन हमारे पास कीबोर्ड में ये वाला यूज़ किया जाता है, ठीक है। और अब जहाँ पे हमने इस फंक्शन को यूज़ करना है, हम क्या करें, सेम वही फंक्शन का नेम कॉपी करेंगे जैसे वो पहले कर रहे थे। उसके अंदर वही पैरामीटर अपने आर्गूमेंट्स पास कर देंगे। हम चाहते हैं कि 555 उसको हम कहते हैं डिवाइड करना चाह रहे हैं 5 से, तो हमने वैल्यू पास कर दी। तो हमें क्या करें, डिवीजन ऑफ टू नंबर्स आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो ये दोनों मेथड हमारे पास हैं फंक्शन को क्रिएट करने के, ठीक है। अब दोबारा मैं एक बता रहा हूँ, फंक्शन को सबसे पहले हमने क्या करना है, फंक्शन को बनाया जाता है यानी क्रिएट किया जाता है, उसके बाद फंक्शन को कॉल किया जाता है।
फंक्शन को क्रिएट करने के हमारे पास दो मेथड है, एक सिंपल मेथड है, एक एरो फंक्शन वाला मेथड है। ये होगा सिंपल मेथड हमारे पास, सिंपल मेथड, ठीक है। और इसको हम कहते हैं फैट एरो फंक्शन भी कहते हैं और एरो फंक्शन भी कहते हैं सिंपल। तो ये दोनों इसके नाम है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, फंक्शन को क्रिएट करना है, उसके बाद फंक्शन को कॉल करना है। क्रिएट करने को या फंक्शन डिक्लेयर करना भी कहते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद फंक्शन को कॉल करना है। फंक्शन को कॉल करने के लिए आपने क्या करना है, फंक्शन का नेम लिखना है, अगर ब्रैकेट्स लगा के उसके अंदर जो भी इसके आर्गुमेंट्स होंगे वो पास कर देंगे। तो इस तरीके से हम क्या कहते हैं, अपने फंक्शन बना सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास अरेज। अरेज क्या होती है, हम इसको सबको कमेंट कर देते हैं हमने। अरेज, अब मुझे 5 कलर चाहिए, तो 5 कलर्स जो मैंने स्टोर करने हैं और उसको प्रिंट करवाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 5 वेरिएबल डिफरेंट बनाने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल मैं बनाता हूँ कलर 1, ठीक है, और इसके अंदर मेरा आ गया रेड कलर आ गया, ठीक है। मुझे सेकंड कलर चाहिए, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दोबारा एक वेरिएबल न्यू क्रिएट करना पड़ेगा, कलर 2 और 2 ग्रीन। इस तरीके से मुझे थर्ड कलर चाहिए, कलर 3 इक्वल टू ब्लू। इस तरीके से मैं क्या मल्टीपल कलर क्रिएट करूँगा। मुझे जितने भी कलर चाहिए होंगे मुझे उतने वेरिएबल क्रिएट करने पड़ेंगे। और फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि जितने वेरिएबल हम क्रिएट करेंगे हमारी मेमोरी के अंदर स्पेस के जो है ना यूज़ होगी, ठीक है। एक वेरिएबल मेमोरी के अंदर एक ब्लॉक की स्पेस लेता है, वो क्या करता है, उस ब्लॉक को जो हम वेरिएबल का नेम रखते हैं वो ब्लॉक का नेम रख देता है, और जो उसके अंदर वैल्यू होती है वो उस ब्लॉक के अंदर वैल्यू स्टोर करते हैं। यानी कि हर वेरिएबल हमारी मेमोरी के अंदर स्पेस लेता है। तो हम जितने ज़्यादा वेरिएबल बनाएंगे हमारी मेमोरी के अंदर स्पेस उतनी ज़्यादा यूज़ होगी, ठीक है। तो अगर तो हम इस सेम चीज़, अब हमें सिर्फ कलर्स ही चाहिए थे, तो कलर्स के लिए हमें क्या करना है, तो मल्टीपल कलर्स के लिए हमें मल्टीपल वेरिएबल बनाने पड़ रहे हैं। तो इस चीज़ को हम जो है ना सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक न्यू मेथड इंट्रोड्यूस किया था रिएक्ट जावास्क्रिप्ट के अंदर, जिसको हम कहते हैं अरेज। अब अरेज क्या होती है, अरेज कहते हैं कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस। ये इसके लिए टर्म यूज़ होती है कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन। अब इसका फ़ायदा क्या होता है, इससे क्या होता है कि हम एक ही ब्लॉक के अंदर या एक ही वेरिएबल के अंदर मल्टीपल चीज़ों को स्टोर करवा सकते हैं। अब वो कैसे करवा सकते हैं, तो अरेज बनाने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, कॉन्स्टेंट लिखना है, जैसे हमने वेरिएबल बनाने के लिए लिखे। उसके बाद अरे का नाम लिखना है। तो हमारे पास क्या है, अरे हम कलर्स के लिए बनाना चाह रहे हैं, तो कलर्स के लिए अरे का नाम लिखेंगे हम कलर्स, ठीक है। मैं अपनी अरे का नाम रख दिया कलर्स, ठीक है। आगे इक्वल लगाया। इक्वल लगाने के बाद जो अरे को बनाने का सिंटैक्स होता है ना, सिंटैक्स मैंने बताया कि किसी भी चीज़ को लिखने का जो भी मेथड होता है उसको हम सिंटैक्स कहते हैं। तो अरे को लिखने का जो मेथड होता है वो होता है हमारे पास ये स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है। आपने स्क्वायर ब्रैकेट लगानी है तो ये हमारे पास क्या होगी, अरे बन गई, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या कहते हैं, मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर करवा सकते हैं। अब मैं अगर रेड कलर स्टोर करना है, मैं रेड लिखूँगा, रेड कलर स्टोर हो जाएगा इसके अंदर। फिर मैं कोमा लगाऊंगा, ग्रीन कलर, तो ग्रीन आ गया इसके अंदर। इसी तरीके से कोमा लगा के मैं ब्लू कलर स्टोर कर दूँगा, फिर ब्लैक आ जाएगा, वाइट आ जाएगा। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, इस तरीके से अगर हम अपने कलर्स को स्टोर करेंगे तो हमारे पास 5 डिफरेंट जो है ना, अगर 5 कलर स्टोर करें तो 5 डिफरेंट ब्लॉक बनेंगे हमारे मेमोरी के अंदर। लेकिन इस तरीके से फ़ायदा क्या होगा, हमारे पास सिर्फ एक ही ब्लॉक बनेगा, यानी कि हमारी मेमोरी सिर्फ एक ही दफ़ा यूज़ होगी और उसके अंदर 5 डिफरेंट कलर स्टोर हो जाएंगे। तो ये क्या होगा, हमारी मेमोरी भी एफिशिएंट यूज़ हो जाएगी। तो हमने कोशिश करनी होती है कि हम कोड को क्लीन करें, अपना कोड जो है सिंपल से सिंपल होना चाहिए ताकि उसको पढ़ने में भी रीड अच्छा हो और हमारी मेमोरी भी कम से कम यूज़ हो और मेमोरी से टाइम ना लगे। क्योंकि हमने अपनी कोशिश करनी है जो वेबसाइट होती है हमारी फास्ट हो। तो अगर हम डिफरेंट इतने ज़्यादा वेरिएबल बना देंगे, उनको मेमोरी के अंदर जाकर वो स्टोर करेंगे, मेमोरी से बाद में अगर उसको प्रिंट करना होगा मेमोरी से गेट भी करेंगे तो उसको उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसलिए हमने कोशिश करनी होती है हम अच्छे वेज़ को यूज़ करें ताकि हमारी मेमोरी भी अच्छी तरह यूज़ हो, हमारी वेबसाइट भी फास्ट हो। तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, अगर सेम वैल्यूज़ हैं, यानी कि अगर सिर्फ कलर स्टोर करवाने हैं हमने, तो उसके लिए हम अरेज यूज़ करेंगे। अरेज सिर्फ तब यूज़ की जाते हैं जब हमारे पास जो है ना डाटा टाइप सेम हो वेरिएबल्स की। अब कलर्स की आपको पता है डाटा टाइप सेम होगी, सारे स्ट्रिंग के होंगे। इस तरीके से नंबर अगर हमने स्टोर करने हैं तो नंबर्स की डाटा टाइप भी सेम होगी, सारे नंबर्स ही होंगे। तो इस तरीके से अगर सेम हमने डाटा टाइप वाले वेरिएबल्स को स्टोर करना है तो उसके लिए हम अरेज यूज़ करते हैं। अब अरे के अंदर वैल्यू प्रिंट करवानी है, वो कैसे करवाएंगे, जो है ना कंसोल के जो सिंपल वेरिएबल तो हम कंसोल के अंदर प्रिंट करवाते थे, कंसोल डॉट लॉग, और हम क्या कहते थे अपने वेरिएबल का नेम लिख देते थे कलर 1, तो हमारे वेरिएबल क्या होता है, प्रिंट हो जाता था, ठीक है। अगर मैं इसका रिस्पॉन्स देखूँ तो रेड प्रिंट हो गया हमारे पास, ठीक है। ऐसी तरीके से अगर मैं कलर 2 प्रिंट करवाता हूँ, और कलर 3 कंसोल
बताओ ये कमेंट कैसे बनाते हैं? क्या चीज़? कमेंट कैसे बनाते हैं? आपने जो है ना ये वाले ये लाइन यूज़ करनी है, स्टार्ट में आके ये डबल वाली लाइन यूज़ करनी है, ठीक है। ये हमारे पास होती है ये शिफ्ट के साथ ही। और इसका एक मेथड और होता है कि आपने उस लाइन पे आना है, आपने क्या करना है कंट्रोल और वो वाला बटन प्रेस करेंगे, ऑटोमेटिकली वो कमेंट कर देगा उसको। तो अगर सिंगल वेरिएबल बना रहे हैं तो सिंगल वेरिएबल को प्रिंट करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंगल कंसोल लगा लेते हैं, ठीक है। लेकिन अरे को हमने प्रिंट करने के लिए थोड़ा सा मेथड हमारे पास चेंज होता है। अरे को प्रिंट करने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले कंसोल लगाना है, उसके बाद लोग लगा के आपने क्या करना है, अपनी उस अरे का नाम लिखना है। हमारी अरे का नेम क्या है, कलर्स, ठीक है। तो आपने लिखना है कलर्स, और उसके बाद आपने क्या करना है, स्क्वायर ये वाली जो ब्रैकेट हमने यूज़ की थी वही ब्रैकेट आपने सेम यूज़ करनी है, और इस ब्रैकेट के अंदर आपने इंडेक्स पास करना होता है। अब ये इंडेक्स क्या है, जब भी हम अरे बनाते हैं ना, तो मैंने बताया कि अरे के अंदर हम मल्टीपल चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं। तो वो मेमोरी के अंदर स्टोर तो होगी, लेकिन मेमोरी कैसे आइडेंटिफाई करेगी कि किस पॉइंट के ऊपर कौन सी चीज़ पड़ी हुई है। यानी कि रेड ये किस पॉइंट पे पड़ा हुआ है, ग्रीन किस पॉइंट पे पड़ा हुआ है, यानी एक ही ब्लॉक के अंदर तो पड़े हुए हैं, लेकिन एक ब्लॉक के अंदर किस पोजीशन पे पड़े हुए हैं, तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करेगा। तो उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास जो है ना मेमोरी जावास्क्रिप्ट हमारे पास इंडेक्स को यूज़ करती है। हमारे पास जो अरे होती है ना, हमारे पास काउंटिंग तो स्टार्ट आपको पता है 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 से, लेकिन जो प्रोग्रामिंग होती है ना, इसके केस में जो इंडेक्स होते हैं हमारे पास 0 से स्टार्ट होते हैं। यानी कि जो हमारे पास रेड होगा ये हमारे पास 0 पे होगा। मैं इसका इंडेक्स होगा हमारे पास 0, ठीक है। इसका इंडेक्स होगा हमारे पास 1, इसका इंडेक्स होगा हमारे पास 2। इंडेक्स का आप इस चीज़ से भी डिनोट कर सकते हैं कि ये लोकेशन है इसकी, कि मेमोरी के अंदर उस ब्लॉक के अंदर ये किस लोकेशन पे पड़े हुए हैं। तो ये इंडेक्स जो है ना, इसका नंबर है, ये लोकेशन है इसकी, ठीक है। तो ये 0 से स्टार्ट होगी और ये हमारे पास होगा 4 पे, ठीक है। यानी कि टोटल हमारे पास 5 है, लेकिन जो इंडेक्स के केस में अगर हम इसको देखेंगे तो टोटल ये 4 कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। तो अगर आपने किसी भी नंबर को प्रिंट करवाना है तो आपने सबसे पहले अपनी अरे का नेम लिखना है, उसके बाद आपने जो है ना स्केल ब्रैकेट लगानी है और उसके अंदर इंडेक्स पास करना है जिस भी आपने नंबर को। फॉर एग्जाम्पल मैं 3 को ब्लैक को प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ, तो ब्लैक हमारे पास किस इंडेक्स के ऊपर है, ब्लैक हमारे पास है 3 इंडेक्स के ऊपर है। तो आपने क्या लिखा है, यहाँ पे 3 लिख देना है। जैसे यहाँ पे 3 लिखूँगा तो मेरे पास यहाँ पे ब्लैक प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। मैं अगर इसके ऊपर वाले कमेंट कर देते हैं तो ये हमारे पास ब्लैक प्रिंट हो गया। इस तरीके से अगर मैंने ग्रीन को प्रिंट करवाना होगा तो ग्रीन हमारे पास किस इंडेक्स के ऊपर है, 1 के ऊपर है। तो मैं यहाँ पे आके करूँगा कंसोल डॉट लॉग। आपने क्या करना, अपनी जो अरे होगा उसका नाम लिखना है। हमारी अरे का नेम था कलर्स, और इसके बाद हमने उसका इंडेक्स पास करना है। तो हमारे पास ग्रीन इंडेक्स है 1 के ऊपर, तो हमने यहाँ पे 1 पास कर देना है। जैसे 1 पास करेंगे हमारे पास ग्रीन प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अरेज को यूज़ कर सकते हैं। यानी कि एक ही वेरिएबल को यूज़ करके हम मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर भी करवा सकते हैं, और जब उसको प्रिंट करवाना है तो हम प्रिंट करवाने के लिए सिर्फ उसको क्या करना है, हमने ये यूज़ करना है, उसका इंडेक्स यूज़ करना है। अब अरेज हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, जब हम जाएंगे रिएक्ट की तरफ तो रिएक्ट के अंदर जितना भी हमारा कोड होता है ना, वो हम अरेज को यूज़ करके ही प्रिंट करवाते हैं। अब ना यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है लूप्स का, वो मैंने अभी आपको नहीं करवाया क्योंकि वो थोड़ा सा हमें उसकी ज़रूरत नहीं है इतनी। उसके लिए सिर्फ एक फंक्शन आपने यूज़ करना है, मैप फंक्शन होता है उसको कहते हैं। अब वो किस लिए यूज़ करते हैं, वो लूपिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। वो हमारे पास ये डिफरेंट वैल्यूज़ तो आ गई हैं, 5 वैल्यूज़ आ गई हैं, तो मैं 5 वैल्यूज़ को प्रिंट करवाना है तो मैं कैसे प्रिंट करवाऊँगा। अगर तो मैं 1 बाय 1 प्रिंट करवाऊँगा, फॉर एग्जाम्पल मैं इस तरीके से प्रिंट करवा रहा हूँ, कलर 1 3 कलर 2 कलर 1, तो मेरे पास क्या हो गया 5 मुझे कंसोल लगाने पड़ेंगे, क्योंकि मेरे पास अभी 5 वैल्यूज़ हैं, 5 कंसोल लगा के मैं वैल्यू प्रिंट करवा दूँ। लेकिन अगर यहाँ पे मेरे पास अरे के अंदर 1000 वैल्यू होंगी, तो मैं 1000 वैल्यूज़ को प्रिंट करवाने के लिए मैं क्या करूँगा, 1000 कंसोल लगाऊंगा, तो वो तो काम काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगा और वो हमारी वेबसाइट फास्ट भी नहीं होगी। तो उस चीज़ को हम क्या करते हैं, प्रिंट करवाने के लिए हम क्या करते हैं, लूप्स यूज़ करते हैं। लूप्स क्या होते हैं, हमारे पास जो है ना वैल्यूज़ को 1 बाय 1 जो है ना ऑटोमेटिकली प्रिंट करवाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो जो अरे को प्रिंट करवाने के लिए हमारे पास जो लूप होता है वो होता है मैप फंक्शन, उसको कहते हैं। तो वो हम रिएक्ट जब करेंगे उसके अंदर सीखेंगे वो क्या करते हैं, क्योंकि वो रिएक्ट का फंक्शन है, वो रिएक्ट के अंदर यूज़ किए जाते हैं। अब इस तरीके से ना हमारे पास अरे के डिफरेंट फंक्शंस भी होते हैं। जैसे हमने फंक्शन ये खुद बनाया है, अभी हमने क्या किया था, फंक्शन खुद बनाना सीखे थे। इस तरीके से ना जावास्क्रिप्ट के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट कुछ फंक्शन पहले से भी बने हुए हैं, ठीक है। जैसे अरे है, अरे के लिए फंक्शन पहले से बने हुए हैं हमारे पास, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ये ना अरे है, इसके अंदर मैं लास्ट में कोई वैल्यू एंटर करना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं मैनुअली एंटर नहीं करना चाह रहा, मैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू एंटर करना चाह रहा हूँ। तो आपने क्या करना है, कंसोल लगाया डॉट लॉग, कंसोल लॉग नहीं, कंसोल रहने देते हैं। आपने क्या करना है, अपनी वेरिएबल जो अरे है उसका नेम लिखना है। हमारे पास अरे का नेम है कलर्स,
और आपने एक मेथड यूज़ करना है पुश डॉट। आपने क्या करना है, डॉट लगाना है, इसको कहते हैं डॉट मेथड भी कहते हैं, ठीक है। आपने डॉट लगाना है, डॉट लगाने के बाद आपने क्या करना है, मेथड का नेम लिखना है। तो हमारे पास मेथड का नेम या फंक्शन, जो फंक्शन और मेथड का नेम है ना, ये दोनों चीज़ें सेम है हमारे पास, ठीक है। इसको आप फंक्शन भी कह सकते हैं, इसको मेथड भी कह सकते हैं, ठीक है। आपने यूज़ करना है फंक्शन, ठीक है। मैंने बताया कि जब भी फंक्शन हम यूज़ करते हैं तो फंक्शन का हमारे पास कलर जो है ना येलो होता है और उसके बाद ब्रैकेट्स आती है, ठीक है। तो ये हमारे पास फंक्शन है। ये कौन सा फंक्शन है, ये बाय डिफ़ॉल्ट जावास्क्रिप्ट के अंदर पहले से बना हुआ है। इसको हम कहते हैं बिल्ट इन जावास्क्रिप्ट फंक्शन, यानी कि बिल्ट इन का मतलब जो पहले से जावास्क्रिप्ट के अंदर मौजूद है। तो हमने ये मल्टीप्लाई वाला, डिवीजन वाला और सब्ट्रैक्शन वाला खुद बनाए थे, ठीक है। इस तरीके से जावास्क्रिप्ट के अंदर पहले से फंक्शन बने हुए हैं। तो ये पुश वाला जो फंक्शन है जावास्क्रिप्ट के अंदर पहले से बना हुआ है। ये किस लिए यूज़ किया जाता है, ये अरेज के अंदर वैल्यू को एंटर करने के लिए यूज़ किया जाता है। हम चाहते हैं कि मेरे पास यहाँ पे रेड, ग्रीन, ब्लैक, ब्लू और वाइट आ रहे हैं, मैं यहाँ पे एंड पे ग्रे ऐड करना चाह रहा हूँ। मैं क्या करूँगा, पुश के अंदर वैल्यू करूँगा ग्रे, ठीक है। और मैं यहाँ इसके बाद कंसोल करूँगा अपनी अरे को। अभी मेरी अरे के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 हैं, ठीक है। अब मैं इसको कंसोल करके चेक कर रहा हूँ इसके अंदर कितने एलिमेंट्स आए हैं। कंसोल डॉट कलर्स, ठीक है। और ये देखें हमारे पास इसके अंदर 6 एलिमेंट्स आ गए हैं। अब ये 6 वाला ग्रे कहाँ से आया, हमने तो यहाँ से एंटर ही नहीं किया था, तो ये वाला हमारे पास है। एक दफ़ा का मतलब कि एक ही लाइन के अंदर सारा एक दफा कंसोल लॉग लिख के सारा एक तो बीच में ऐड करने का ऐसे कर सकते हैं। मतलब वो फिर क्या होगा, वो जो जैसे पहले हुआ था वो हमें वो टेक्स्ट लिखना पड़ेगा, हमें नहीं पता चलेगा कि कौन सी वैल्यू कहाँ से आ रही है, किस वैल्यू कहाँ से समझने में मुश्किल हो जाएगी। तो हम अपनी आसानी के लिए क्या करें, अगली लाइन पे लिख रहे हैं, हमें पता होगा नेक्स्ट लाइन पे हमने क्या की है, वैल्यू यूज़ की है। वरना फिर हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने ऊपर किया था ये सारे उसके सारे टेक्स्ट लिखना पड़ेगा कि कौन सा नंबर जो है ना क्या कर रहा है, फिर इस तरीके से सेकंड नंबर है वो क्या कर रहा है, फिर उस वो काम थोड़ा सा और लेंथी हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करें, सेकंड हर कंसोल लगाते हैं, वो नया कंसोल क्या कहता है, न्यू लाइन से स्टार्ट होता है। एक कंसोल लगाया वो एक लाइन पे यूज़ हुआ, उसके बाद न्यू कंसोल लगाया वो सेकंड लाइन से स्टार्ट होगा। अब हमने क्या किया, पुश किया, तो उसने क्या किया, हमारी जो पहले से अरे बनी हुई है उसके अंदर न्यू एलिमेंट को ऐड कर दिया। अब आपने एक चीज़ याद रखेंगे, जब भी हम पुश करते हैं ना, ये हमेशा वैल्यू को लास्ट पे ऐड करता है, ठीक है। स्टार्ट पे वैल्यू को ऐड नहीं करेगा, हमेशा लास्ट पे वैल्यू को ऐड करेगा। इस तरीके से अगर हम चाहते हैं कि हम लास्ट से वैल्यू को रिमूव करना है, तो उसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, आपने क्या करना है, न्यू फंक्शन यूज़ करना है जो कि पहले से बना हुआ है। इसका नाम है कलर्स डॉट पॉप, ठीक है। ये फंक्शन है। पुश वाला क्या करता है, अरे के अंदर वैल्यू को एंटर करने के लिए यूज़ होता है, और पॉप वाला फंक्शन हमारे पास यूज़ होता है वैल्यू को रिमूव करने के लिए। अब ये अगर दोबारा हम इसको प्रिंट करेंगे, तो ये देखिए मैंने रिफ्रेश किया तो उसने क्या किया, लास्ट से ग्रे को रिमूव कर दिया। यानी कि ये क्या करता है, लास्ट से वैल्यू को ऐड करने के लिए और लास्ट पे वैल्यू को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, ये दो फंक्शन यूज़ करते हैं। जब हमने लास्ट पे वैल्यू को ऐड करना हम पुश को यूज़ करेंगे, लास्ट से वैल्यू को रिमूव करना हम पॉप को यूज़ करेंगे। तो ये अरे के दो फंक्शन हमारे पास काफ़ी यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया तीसरा हमारे पास फंक्शन होता है मैप का। आपने क्या करना है, कलर्स डॉट मैप, इसके अंदर होता है हमारे पास मैं यहाँ पे इसको ये इसकी वैल्यूज प्रिंट होगी। तो अरे वाला क्या होता है कि अब पहले क्या हो रहा था कि हम 1 बाय 1 वैल्यू को प्रिंट कर रहे थे। मुझे अगर 3 चाहिए, वो रेड चाहिए या ग्रीन चाहिए, तो मैं क्या करता था 1 बाय 1 उसका इंडेक्स पास कर रहा था, फिर जाके उसकी वैल्यू प्रिंट होती थी। लेकिन मैप वाला फंक्शन क्या करेगा, एक ही दफ़ा जितनी भी अरेज की वैल्यू होगी ना सारों को पास कर देगा, यानी कि प्रिंट कर देगा सारों की, ठीक है। मैंने क्या किया, अपनी अरे का नेम लिखा, कलर्स लिखा, और इसके अंदर ये ना हमारे पास ये एक जो है ना स्टेटमेंट यूज़ की जाती है। इसको हम कहते हैं, जैसे हमने पैरामीटर्स बनाते हैं उसके अंदर फंक्शन के अंदर, तो ये भी पैरामीटर्स ही हैं। हमने पैरामीटर का नेम लिखना है और पैरामीटर को प्रिंट कर देना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या होगा, अरे के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ होंगी सारी प्रिंट हो जाएंगी हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 फंक्शन जो है ना ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। फंक्शन काफ़ी और भी, हमारे पास शिफ्ट का एक फंक्शन होता है, हमारे पास अनशिफ्ट का फंक्शन होता है, फिल्टर का फंक्शन होता है, इस तरीके से हमारे पास फाइंड का फंक्शन होता है। तो ये डिफरेंट फंक्शन हमारे पास इसके होती है। सर अगर इसमें हम पुश और पॉप को कमेंट ना कर तो फिर भी इसमें प्रिंट हो जाएगा मैप में? करके देखते हैं। हो गया सर, ये रिमूव तो किया नहीं पॉप, हो गया। एक मिनट, हाँ हो गया। वो रिफ्रेश होने में टाइम लगा था इसलिए नहीं हुआ था।
ग्रे अगर सिर्फ हम ग्रे रखेंगे, ये पुश वाला रखेंगे, वो क्या करेगा, इसको ग्रे को ऐड कर देगा। अगर मैं फॉर एग्जांपल ये पॉप वाले को रिमूव करता हूँ तो अभी क्या करेगा, यहाँ पे ग्रे को ऐड करेगा और फिर यहाँ पे ग्रे को भी प्रिंट कराएगा। ये देखें ग्रे भी आ रहा है। लेकिन अगर मैं पॉप को भी यहाँ पे कमेंट नहीं करता तो वो क्या करेगा, यहाँ से ग्रे को रिमूव करेगा। पहले ग्रे को ऐड करेगा क्योंकि हमने पुश भी लगाया हुआ है। पहले ग्रे को ऐड करेगा, फिर ये ग्रे को रिमूव करेगा, फिर इसको प्रिंट करवाएगा। तो ये देखें हमारे पास पहले ग्रे ऐड हुआ, फिर रिमूव हुआ, उसके बाद यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। और अगर अकेला पोप लगा रहे तो फिर वो पुश वाला तो आएगा नहीं ना, फिर तो पुश वो फिर वाइट को रिमूव करेगा। अब यहाँ से मैं अगर मतलब लास्ट वाला उसमें रिमूव करना है, इसका काम है रिमूव करने से, लास्ट में रिमूव करना है। अगर सिर्फ last मैं वाला? सिर्फ लास्ट वाला, अब ये देखें मैंने पॉप लगाया और पुश को सिर्फ रिमूव किया है, नहीं, यानी पोप पुश का वाला मतलब सिर्फ लास्ट वाले उसने सिर्फ लास्ट वाले को रिमूव कर देना है। कोई भी होगा। कोई भी होगा। उसने क्या किया, उसके यहाँ से जो है ना लास्ट से हमारे पास वाइट था, हाँ उसका उसने मतलब होता वाइट है को कोई रिमूव कर भी लास्ट में ऐड करना और पोप का मतलब हाँ जी। इस तरीके से हमारे पास होता है शिफ्ट और अनशिफ्ट, ये दो फंक्शन यूज़ किए जाते हैं। ये स्टार्ट पे वैल्यू को ऐड करने के लिए, स्टार्ट से रिमूव करने के लिए। ये भी करवा ही देती हैं, इसको रिमूव करते हैं। कलर्स डॉट शिफ्ट, और यहाँ पे हम करेंगे इसको पर्पल। हाँ ठीक है, ये शिफ्ट वाला अनशिफ्ट वाला यूज़ होगा हमारे पास, अनशिफ्ट। ये देखिए उसने क्या किया, पर्पल को स्टार्ट में ऐड कर दिया, ठीक है। और अगर हमने स्टार्ट से किसी वैल्यू को रिमूव करना हो तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कलर डॉट शिफ्ट, ठीक है। जैसे हमारे पास पॉप है वैसे हमारे पास शिफ्ट है। पॉप क्या करेगा, लास्ट से वैल्यू को रिमूव करेगा, शिफ्ट जो है स्टार्ट से वैल्यू को रिमूव करेगा। जो पुश है वो लास्ट पे वैल्यू को ऐड करेगा, जो अनशिफ्ट है वो स्टार्ट पे वैल्यू को ऐड करेगा। तो ये अरे के सारे फंक्शन हैं जो कि हम यूज़ किए जाते हैं करते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट जावास्क्रिप्ट के अंदर बने हुए हैं, ठीक है। और उसके बाद ये हमारे पास मैप वाला फंक्शन है, ये भी यूज़ किया जाए। ये अरे जब जावास्क्रिप्ट करेंगे ना रिएक्ट, हम रिएक्ट के अंदर सबसे ज़्यादा ये हमारे पास मैप फंक्शन यूज़ होगा। तो ये इसके 5 फंक्शन हैं हमारे पास। सर ये लूप का फंक्शन है ना? हाँ ये लूप का फंक्शन है। हमारे पास लूप्स जो होते हैं ना, हमारे पास आते हैं 2 टाइप्स के लूप होते हैं। एक होते हैं हमारे पास काउंटर लूप्स और एक होते हैं हमारे पास नॉन काउंटर लूप्स, ठीक है। काउंटर लूप्स हम तब यूज़ करते हैं जब हमें पता होगा हमने कितनी दफ़ा चीज़ को प्रिंट करवाना है। फॉर एग्जांपल हमने 1 से लेकर 10 तक वैल्यू को प्रिंट करवाना है, तो हमें पता है ये 10 टाइम्स प्रिंट होगा, तो उसको प्रिंट करवाने के लिए हम काउंटर लूप यूज़ करते हैं। उसके अंदर हमारे पास आ जाता है फॉर लूप आता है, ठीक है। इस तरीके से जब हम फिर नॉन काउंटर लूप होते हैं, यानी कि हमें पता नहीं है कि हमने वैल्यू को कितनी दफ़ा प्रिंट करना है। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे हम अरे के अंदर यहाँ पे सोर्स जो है ना 100 कलर स्टोर कर देते हैं। 100 कलर्स को हमने प्रिंट करवाना है, तो हमें नहीं पता कि वैल्यू इसकी कितनी है, 100 है या नहीं है। हमने इसको प्रिंट करवाना है, तो तब हम नॉन काउंटर लूप यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास जो लूप्स यूज़ होते हैं, वाइल लूप यूज़ होता है, डू वाइल लूप यूज़ होता है। लेकिन वो क्योंकि हमने रिएक्ट के अंदर ज़्यादा यूज़ नहीं करनी, इसलिए मैं करवाई नहीं आपको। लेकिन बताया इसलिए कि आपको पता हो कि लूप्स हम किस लिए यूज़ किए जाते हैं हमारे पास, ठीक है। तो हमारी ये अरेज भी होगी। अब इसके बाद हमने करना है ऑब्जेक्ट्स। अब ऑब्जेक्ट किस लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस का पता करना था। वो नीचे से पता करना पड़ेगा। नीचे कौन सा कोई भी छुट्टी पे होंगी फिर आज छुट्टी भी हम शायद। हमारी ये वेब की क्लास है। मैंने उनको कल पूछा, वो कहते डिजिटल मार्केटिंग क्लास होती है सैटरडे संडे। होती है, वो दूसरे रूम्स में होती है, लेकिन अभी शायद एब्सेंट हो। सर कभी कभी ऐसा होता है बाहर से क्लोज होते हैं लेकिन इधर से अंदर भी बांधा बाहर भी बांधा दोनों बांधा। छुट्टी पे होंगे फिर वो। छुट्टी का नंबर है हम लोग जो खा रहे हैं। अब अरेज हमारे पास यूज़ हो रही थी सेम वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए, यानी कि हमने मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करवानी है, लेकिन सेम, यानी कि कलर्स हमारे पास हैं, ये सेम वैल्यूज़ हमारे पास आ रही है। तो लेकिन ऑब्जेक्ट हमारे पास यूज़ होते हैं कि हमने एक ही वेरिएबल की मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ को स्टोर करने के लिए। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। स्टूडेंट का एक रोल नंबर होगा, स्टूडेंट का एक नेम होगा, उसकी क्लास नंबर होगी, तो ये उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं डिफरेंट, यानी कि एक ही वेरिएबल की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को स्टोर करने के लिए। अब जैसे कार का एक है, कार के अंदर क्या हो सकती हैं, कार का इंजन नंबर होता है, कार की माइलेज होती है, कार की प्राइस हो सकती है, कार की कंपनी हो सकती है, तो ये कार की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। तो अगर इस तरह की चीज़ों को हमने स्टोर कराना तो उसके लिए हम ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले जैसे हमने अरे बनाई थी, कॉन्स्टेंट हमने यूज़ किया। अब यहाँ पे लेट भी यूज़ कर सकते हैं। कॉन्स्टेंट मैंने बताया था तब हमने यूज़ करना है जब हम चाह रहे हैं कि हम इसकी वैल्यू बाद में चेंज ना हो, ठीक है। यहाँ पे आप लेट भी यूज़ कर सकते हैं, अरे के लिए भी आप लेट यूज़ कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट के लिए भी आप लेट यूज़ कर सकते हैं।
लेकिन मैं कॉन्स्टेंट इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि हमने सिर्फ एक ही दफ़ा बनाना है, हम इसकी वैल्यू को चेंज नहीं करना, इसलिए हम कॉन्स्टेंट यूज़ कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपने सबसे पहले कॉन्स्टेंट का कीवर्ड यूज़ किया, उसके बाद आपने अपने ऑब्जेक्ट का नेम लिखना है। हम बना रहे हैं स्टूडेंट के लिए ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो हम स्टूडेंट का नेम लिख देते हैं, तो ये स्टूडेंट। लेट के लिए हो तो सिर्फ कांस्टेंट के जो लेट लिख दें। हाँ, सिर्फ कॉन्स्टेंट के यहाँ पे लेट लिख देना है, ठीक है। अब हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट के लिए सिर्फ एक स्टूडेंट के लिए बना रहे हैं, ठीक है। उसके लिए आपने क्या करना है, ऑब्जेक्ट का नेम लिखना है, तो ऑब्जेक्ट का नेम हम स्टूडेंट ही रख देते हैं, ठीक है। या इसको थोड़ा चेंज करके स्टूडेंट इन्फो कर देते हैं, ठीक है। ये हमारे ऑब्जेक्ट का नेम हो गया। इसके बाद आपने क्या करना है, इक्वल लगाया। अब जब अरे बनाते थे, अरे के लिए हम क्या करते थे, ये वाली ब्रैकेट यूज़ करते थे, स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। लेकिन जब अपने ऑब्जेक्ट बनाना है तो ऑब्जेक्ट के लिए आपने कर्ली ब्रैकेट यूज़ करनी है, तो ये वाली ब्रैकेट यूज़ करनी है, ठीक है। इसमें आपने इसको ओपन करना है। अरे के अंदर क्या होता था कि हम सिर्फ वो एक ही वैल्यू स्टोर कर देते हैं। मैंने अगर यहाँ पे ये बनाया था कलर्स के लिए बनाई थी, इसी जगह अगर आपने नंबर्स के लिए अरे बनानी हो, नंबर्स, ठीक है, तो नंबर्स के लिए बनाने के लिए आपने क्या करना है, सिंपल इस तरीके से नंबर आ जाएंगे, ठीक है। ये नंबर्स के लिए बनेंगे। लेकिन जब आपने ऑब्जेक्ट बनाने हैं ना, तो ऑब्जेक्ट के अंदर आपने एक चीज़ याद रहनी है, यहाँ पे हमारे पास एक मेथड यूज़ होता है जिसको हम कहते हैं की वैल्यू पेयर, ठीक है। यहाँ पे एक की होगी और उसकी वैल्यू होगी। अब की क्या होगी और वैल्यू क्या होगी, मैंने बताया कि हमारे पास स्टूडेंट क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज़ होंगी। प्रॉपर्टीज़ क्या है कि स्टूडेंट का नेम होगा, तो ये इसकी प्रॉपर्टी है, ये की है इसकी। अब उसकी वैल्यू क्या होगी, स्टूडेंट का नेम है तो नेम क्या है जो है ना की है, और जो स्टूडेंट का ओरिजिनल नेम होगा ये इसकी वैल्यू होगी। अब कैसे, यहाँ पे नेम हम ये क्या है, ये की बना दी, ठीक है। की बनाने के बाद आपने क्या करना है, ये कोलन लगाना है और इसके बाद इसकी वैल्यू लिखनी है। वैल्यू लिखने के लिए आपने क्या करना है, अपनी अगर तो नंबर होगा तो आपने वैसे लिख देना है, अगर अपनी स्ट्रिंग होगी तो आपने ये सिंगल कोट्स या डबल कोट्स लगा देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप स्टूडेंट का ओरिजिनल नेम आएगा, फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट का नेम अली है, तो ये हमारे पास क्या हुआ है, की वैल्यू पेयर बना, ठीक है। इसमें हमारे पास नेम क्या है, इसकी की है, और जो अली है ये इसकी वैल्यू है, ठीक है। तो ये क्या होगी, ये पूरी चीज़ क्या होगी, स्टूडेंट की एक प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। अब आपने जब नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखनी है तो आपने क्या करना है, कोमा लगाना है, और कोशिश करनी है जब ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो ना, तो आपने सेकंड लाइन के अंदर चले जाना है। वन लाइन के अंदर भी आप लिख सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट को लिखने के लिए जो अच्छा वे होता है ना, आपने सेकंड लाइन के अंदर चले जाना है, ठीक है। अब स्टूडेंट का नेम तो हो गया, अब स्टूडेंट का आपको पता है रोल नंबर भी एक होगा, तो आपने क्या करना है, रोल नंबर की एक की बना लेनी है, ठीक है। की बना के आपने की के आगे कॉलम लिखना है, कॉलम के बाद आपने क्या करना है, अब उसका रोल नंबर भी लिखना है। तो स्टूडेंट का रोल नंबर आपको स्ट्रिंग्स के अंदर भी होता है, कुछ जगह पे स्ट्रिंग्स के अंदर होता है, कुछ जगह पे नंबर्स के अंदर भी होता है, तो हम नंबर वाला ही ले लेते हैं 1195, तो ये इसका रोल नंबर आ गया। तो ये सेकंड की वैल्यू पेयर बन गया, ठीक है। अब आपने थर्ड की वैल्यू पेयर लिखना है, तो स्टूडेंट की कोई ना कोई क्लास भी होगी, तो क्लास ये आपने इसका बना लिया है, ठीक है। अब ये एक की होगी, इसकी वैल्यू भी होगी, क्लास स्टूडेंट की होगी, हमारे पास फ्रंट एंड ही लग देते हैं, हम इसको सिंगल कोट्स के अंदर लिखें फ्रंट एंड, ठीक है। तो ये स्टूडेंट की एक अगेन जो है ना नेक्स्ट की वैल्यू पेयर हो गया। इसी तरीके से हम इसका रख देते हैं, कॉलेज रख देते हैं, तो ये इसकी फोर्थ वाली हमारे पास जो है ना की वैल्यू पेयर है, कॉलेज हम रख देते हैं, नेक्स्ट के लिए रख देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट के अंदर क्या हो गया, एक ही स्टूडेंट की डिफरेंट प्रॉपर्टीज स्टोर होगी, ठीक है। और प्रॉपर्टीज़ को हम क्या कहते हैं, की वैल्यू पेयर के अंदर लिखते हैं, तो ये सारे हमने की वैल्यू पेयर लिख दी, यानी कि स्टूडेंट का नेम आ गया, रोल नंबर आ गया, क्लास आ गई, कॉलेज आ गई। इस तरीके से आप डिफरेंट जो है ना यूजर्स के लिए डिफरेंट आप उसके जो है ना ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। अभी ये हमने सिर्फ स्टूडेंट के लिए बनाया था, हमें कार के लिए भी एक बना लेते हैं। चीज़ें हम अरे में भी कर सकते हैं। अरे के अंदर आप इस ये डिफरेंट वैल्यू कैसे लिखेंगे, नहीं वो अलग कंसोल बना कंसोल बना के तो लिख देंगे, लेकिन अगर आप यहाँ पे लिखना होगा ये नेम है इसका, ये इसके रोल नंबर है, तो वो तो नहीं आप लिख सकते। अरे के अंदर तो सिर्फ आपने सिर्फ वैल्यू स्टोर कर सकते हैं ना, की तो नहीं आपकी आएगी। की को स्टोर करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। सर एक सर क्वेश्चन था कि जैसे इसको एक्सेस करना है, अब सब एक साथ ही एक्सेस हो जाएंगे, जैसे अगर मुझे नाम चाहिए तो वो कैसे होगा, खाली नाम को प्रिंट करवाना है जब आपने, जी जस्ट द नाम, वो मैं बता दूँ, वो एक ऑब्जेक्ट बनाना। चलिए मैं पहले बता ही देता हूँ। अब जैसे हमने अरे को प्रिंट करवाने के लिए आपने क्या किया था, कंसोल लगाया था, कंसोल डॉट लॉग, उसके अंदर आप अपनी अरे का नेम लिखते थे और उसके बाद इंडेक्स लिखते थे। मैंने फॉर एग्जांपल कलर वाली बनाई थी, मैं इसको एक दफ़ा ओपन कर लेता हूँ, कलर्स। उसके बाद मैंने क्या किया था, ब्रैकेट लगाई थी और उसके अंदर इंडेक्स लिखा था अरे का कि कौन सा इंडेक्स मैंने प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो लेकिन ऑब्जेक्ट के केस में हमने ये नहीं करना। ऑब्जेक्ट के केस में आपने क्या करना है, ऑब्जेक्ट का नेम लिखना है। हमने हमारे ऑब्जेक्ट का नेम है स्टूडेंट इन्फो, तो ऑब्जेक्ट का नेम लिखने के बाद आपने क्या करना है, डॉट लिखाना है और उसके बाद उस वैल्यू की वाली जो की होगी ना, वो की का नेम लिखना है। अगर हमें नेम चाहिए होगा तो आपने सिर्फ नेम लिख देना है। तो नेम लिखेंगे तो इससे क्या होगा, स्टूडेंट की जो वैल्यू है वो प्रिंट होगी। अब ये मैं अगर चाहता हूँ, ये देखिए मेरे पास क्या होगा, वैल्यू प्रिंट हुई।
तो जब आपने कंसोल के अंदर की का नेम लिखना है, लेकिन जब हमारे पास रिस्पॉन्स आएगा तो उसके अंदर हमारी वैल्यू आएगी, ठीक है। इसलिए हम की वैल्यू पेयर को यूज़ करते हैं, यानी कि यूज़ हम की को करते हैं, हमारे पास जो रिस्पॉन्स के अंदर उसकी वैल्यू आती है। इस तरीके से अगर हमने इसका रोल नंबर लिखना होगा तो हम क्या करेंगे, कंसोल लगाएंगे डॉट लॉग स्टूडेंट इन्फो, जो जो चीज़ चाहिए हाँ। वो उनको अलग अलग mention और अलग करेंगे। अब रोल नंबर चाहिए एक में नहीं लिख सकते साहब। लिख सकते हैं, सेम वही बात जो पहले, लेकिन अगर स्टूडेंट के लिए तो आप एक लिख सकते हैं। मैं इसको बना देता हूँ, या स्टूडेंट का नेम आ गया, उसके बाद स्टूडेंट इन्फो डॉट रोल नंबर, इसका रोल नंबर आ गया, फिर कोमा लगाना पड़ेगा आपको, इसके बाद इसका जस्ट info, स्टूडेंट इनको लिखे फिर नहीं आएगा ये? वो फिर पूरा ऑब्जेक्ट आपका प्रिंट हो जाएगा। जी, मैं वो अगर यहाँ पे करता हूँ जो पूरा print होना है। तो इस तरीके से आएगा, यानी कि आपको इसको ओपन करेंगे फिर इसकी वैल्यू देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको सिंगल वैल्यू चाहिए, ये तो ऑब्जेक्ट है ना, ये जावास्क्रिप्ट का पूरा उसने ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दिया, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें और भी होंगी जो हमें चाहिए नहीं है। ये सारी चीज़ें हमें नहीं चाहिए जो इसने नीचे रिटर्न की है। हमें सिर्फ वो चीज़ें चाहिए जो हम प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, तो उसके फिर हम क्या करते हैं, इसको डॉट लगा के एक्सेस करते हैं। मैं इसका नेम कर देते हैं, कोमा लगाया स्टूडेंट इन्फो डॉट रोल नंबर। अब जो आप कह रहे थे कि एक ही लाइन के अंदर, अब यहाँ पे हमने लिखा है तो हमें कैसे पता चलेगा इसका नेम क्या है, रोल नंबर क्या है, ये चीज़ पता नहीं चली। इसलिए हम क्या कहते हैं, नेक्स्ट लाइन पे लिख रहे थे ताकि हमें मैसेज लिखना आसान हो। तो इस तरीके से आप क्या कहते हैं, डिफरेंट इसकी वैल्यूज़ को गेट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम कार के लिए बनाना चाह रहे हैं ऑब्जेक्ट, सिर्फ आपने क्या करना है, लेट या कॉन्स्टेंट यूज़ करेंगे या लेट यूज़ करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं। आपने अपने ऑब्जेक्ट का नेम लिखा, हमने कार के लिए बनाना चाह रहे हैं तो आपने कार इन्फो, ये एक ऑब्जेक्ट बना लिया, इक्वल लगाया, और आगे इसका सिंटैक्स, यानी कि जब भी आपने ऑब्जेक्ट बनाना है ये इसका सिंटैक्स लाजमी लिखना है, सिर्फ जो है ना हमारा ऑब्जेक्ट का नेम चेंज होगा, ठीक है। अब कार की स्पेसिफिकेशन में या प्रॉपर्टीज़ के अंदर क्या क्या हो सकता है, कार का हमारे पास मॉडल हो सकता है, ठीक है। मॉडल हम क्या कहते हैं इसको, V8 कह देते हैं फॉर एग्जांपल, ये इसका मॉडल आ गया। इस तरीके से कार का आपको पता है कंपनी होगी, इसकी प्राइस होगी, माइलेज होगी, तो इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, तो सारी लिख के आप इसका ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। अब जैसे हमारे पास अरे के लिए हमारे पास बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स जो फंक्शंस बने हुए थे, इसी तरीके से ऑब्जेक्ट के लिए भी हमारे पास कुछ फंक्शन जो है ना ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट के अंदर बने हुए हैं, ठीक है। उसमें से एक हमारे पास है कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। ऑब्जेक्ट का जब भी आपने कोई फंक्शन लिखना है ना जो जावास्क्रिप्ट के अंदर बना हो, सबसे पहले आपने लिखना है ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये चीज़ आपने लाजमी लिखनी है, ठीक है। ये इसका कलर देखें ग्रीन हो गया, तो ग्रीन कलर का मतलब होता है यहाँ पे ऑब्जेक्ट ये यूज़ किया हुआ, ठीक है। ऑब्जेक्ट लिख के आपने लिखना है डॉट, आगे हमारे पास होती है कीज़, ठीक है। ये कीज़ लिख के आपने इसको ऑन करना है। तो ये हमारे पास एक जो है ना फंक्शन है बाय डिफ़ॉल्ट जावास्क्रिप्ट के अंदर बना हुआ है। अब ये फंक्शन करेगा क्या, आप पहले बताएंगे, मैं अभी इसको प्रिंट नहीं कर रहा, तो आप बताएंगे कि इसका रिस्पॉन्स क्या आ सकता है। मैं क्या देखने से क्या लग रहा है, इसका रिस्पॉन्स क्या है, इसका रिस्पॉन्स सर वो पूरा ही आ जाएगा सारा, पूरा तो आएगा, लेकिन पूरे के अंदर क्या चीज़ें आएंगी, ये नेम आ जाएगा, मतलब ये उसका नेम आ जाएगा, रोल नंबर आ जाएगा, और वो फ्रंट एंड क्लास और वो तो मैंने बताया कि हमारे पास ऑब्जेक्ट के अंदर चीज़ होती है, की वैल्यू पेयर होता है, यानी कि पहले की होती है और उसके बाद उसकी वैल्यू होती है। तो ये लेफ्ट साइड पे जितनी भी हमारे पास है ये सारी कीज़ हैं, और राइट साइड पे जितनी भी हमारे पास है ये वैल्यूज़ है उसकी, ठीक है। अगर मैं डॉट कीज़ करूँगा ना तो ये लेफ्ट साइड वाली सारी चीज़ें मुझे दे देगा। तो मैं अगर इसको प्रिंट कराता हूँ, मैं इसको रिफ्रेश किया तो इसने ऑब्जेक्ट देगा, कैन नॉट कन्वर्ट ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट का नेम लिखना पड़ेगा हमें, ऑब्जेक्ट डॉट कीज, ठीक, ये इसका हाँ आ गया। मैं इसको ऊपर वाले को क्लोज कर देते हैं एकदम। तो ऑब्जेक्ट डॉट कीज लिखना है आपने पहले, उसके बाद उसके अंदर आपने उसके ऑब्जेक्ट का नेम पास करना है। तो मैंने इसके अंदर ऑब्जेक्ट का नेम पास नहीं किया, इसलिए उसका एरर आ रहा था, ठीक है। अब जो ऑब्जेक्ट पास किया उसने क्या किया, मुझे एक अरे रिटर्न की है, यानी कि उसने अरे बनाई है, अरे के अंदर सारी जितनी भी कीज़ ना, कीज़ के नाम उसने बता दी। मैंने की का नेम क्या रखा था, नेम था, रोल नंबर था, क्लास था और कॉलेज था। तो ये सारी उसने कीज़ रिटर्न की, लेकिन क्या किया उसने अरे के अंदर ही हमें की है। तो बाद में हम क्या कहते हैं, इसके ऊपर मैप फंक्शन लगा के इसको प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से अगर हम चाहें इसकी वैल्यूज़ प्रिंट करवाना चाहें तो मैं सेम कंसोल दोबारा लगेगा हमारा, और यहाँ पे सिर्फ कीज़ की जगह आपने फंक्शन यूज़ करना वैल्यूज़ वाला, ठीक है। आप वैल्यूज़ यूज़ करेंगे तो क्या करेगा, हमें सारी वैल्यूज़ रिटर्न करवा देगा, ठीक है। अली और उसके जितनी वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। इस तरीके से एक फंक्शन यहाँ पे हमारे पास और यूज़ किया जाता है, उसको हम कहते हैं एंट्रीज़, ये वाला, ठीक है। ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज़,
अब ये क्या करता है, ये हमें कीज़ भी और वैल्यूज़ भी सारी रिटर्न करता है, लेकिन क्या करता है डिफरेंट अरेज बनाता है। यानी कि एक मेन अरे बनाई, अरे के अंदर फिर उसने एक अरे बनाई, उसके अंदर की आ गई, वैल्यू आ गई, फिर उसने दूसरी अरे बनाई, उसके अंदर दूसरी की और वैल्यू आ गई, फिर तीसरी अरे बनाई, उसके अंदर उसने वैल्यू दी। यानी कि उसने सारी कीज़ और वैल्यू के डिफरेंट अरेज बना दी, मल्टीपल अरेज बना के उसने रिटर्न की। तो इस तरीके से हम क्या कहते हैं इसकी वैल्यू है। लेकिन हमारे केस में ये अभी यूज़ नहीं होगा, लेकिन जब हाई प्रोफाइल जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके अंदर ये काफ़ी यूज़ किया जाता है उसको कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। हाँ अगर ये भी हो गया, इसके बाद हमें हाँ अरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब हमने पहले किया था अरे सेपरेट किए हैं, ऑब्जेक्ट सेपरेट किए हैं। अब हमारे पास एक न्यू चीज़ होती है, उसको कहते हैं अरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि दोनों चीज़ों को इकट्ठा करके यूज़ करना। मैं इसको भी यूज़ किया और यहाँ पे हम यूज़ करते हैं अरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये चीज़ है, ठीक है। इसके अंदर अब मैंने बताया कि हमारे पास एक स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट के लिए हमने क्या किया था, सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट बनाया था। लेकिन अगर हमारे पास 5 स्टूडेंट्स होते हैं तो 5 स्टूडेंट्स के लिए हमने ऑब्जेक्ट बनाया, तो उसके लिए हम क्या कहते हैं 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो बनाने के लिए इसको प्रिंट करना मुश्किल होगा, ठीक है। उसके लिए हम क्या कहते हैं एक अरे बनाते हैं, अरे के अंदर फिर 5 ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो मैं अगर यहाँ पे जाऊँगा, आपने क्या करना है, मैं कॉन्स्टेंट यूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे करते हैं हम स्टूडेंट्स इन्फो, ठीक है। तो ये आपने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया सबसे पहले, और इसको हमने वेरिएबल को क्या किया अरे के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो आपने क्या करना है इसके लिए, अरे के लिए मैंने बताया कि अरे के लिए आपने स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करनी है, ठीक है। हमने स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ की, इसको ओपन किया और इसके अंदर अब हमने क्या करना ऑब्जेक्ट बनाना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। यानी कि अरे के अंदर ही हमने ऑब्जेक्ट बनाया है। हाँ तो हमने क्या किया, इसको कॉपी करेंगे पहले को और इसके अंदर पेस्ट कर दिया। अरे ऑब्जेक्ट यूज होता है मतलब एक से ज़्यादा स्टूडेंट्स के लिए, यानी कि सेम ऑब्जेक्ट हो, यानी कि ऑब्जेक्ट सेम उसकी वैल्यूज डिफरेंट है, लेकिन हमने क्या करना है उसको मल्टीपल यूज़र को डाटा प्रिंट करवाने के लिए यूज़ करना है, ठीक है। अब ये भी हमारे पास डायरेक्ट में यूज़ होता है। अब मैंने बताया था कि हमारे पास फ्रंट एंड होता है और बैक एंड होता है। तो जब हमारे पास डाटाबेस के अंदर जितना भी डाटा सेव होता है ना, वो बैक एंड से जब फ्रंट एंड पे आता है ना, वो अरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट की सूरत में आता है। फिर इसके ऊपर हम क्या कहते हैं, वो मैप फंक्शन लगा के उसको प्रिंट कराते हैं, फिर हमारे पास ईजी रहता है। तो जितना भी लूप वाला काम मैंने बताया ना आपको, मैप वाला, लूप वाला, डायरेक्ट के अंदर सारा काम करते हैं, वो इसके बैक एंड से डाटा हमारे पास सारा इस केस में आएगा, हमारे पास अरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट के केस में। फिर डायरेक्ट के ऊपर आके हम मैप फंक्शन लगा के इसको प्रिंट करवाते हैं, ठीक है। इस चीज़ को हम ये भी कहते हैं कि आपने नाम सुनोगे एपीएस, कभी सुना है एपीएस जो होती है वो हमारे पास सारी अरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट के केस में बनी होती है, यानी कि इसके अंदर बनी होती है। उसके अंदर क्या होते हैं, एक ही अरे होती है, उसके अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनी होती हैं। तो वो क्या होता है, सिमिलर डाटा ही होता है हमारे पास। तो इस तरीके से हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स का सिमिलर डाटा बना रहे हैं, तो हमने क्या किया अरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट बनाया। मैं यहाँ पे कॉमा लगाया, यहाँ पे हम न्यू एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उसके अंदर दूसरे स्टूडेंट का डाटा स्टोर करवा देते हैं, हम ज़्यादा कर देते हैं, उसका रोल नंबर चेंज करते हैं, 1200 कर देते हैं, इसकी क्लास हम कर देते हैं, हज़ारों स्टूडेंट का डाटा अरे ऑफ ऑब्जेक्ट के सोलर में स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। इसका पॉलिसी भी हम सेम कर देते हैं। तो इस तरीके से हम जितने भी स्टूडेंट्स का डाटा बनाने चाहिए बना सकते हैं एक ही अरे के अंदर, ठीक है। पहले क्या होता है, हमें हर स्टूडेंट्स के लिए अरे का जो है ना सेपरेट ऑब्जेक्ट बनाना पड़ रहा था। ऑब्जेक्ट के मैंने बताया कि जितनी हमारे पास ऑब्जेक्ट ज़्यादा बनेंगे या जितने वेरिएबल ज़्यादा बनेंगे, स्पेस पे उतनी ज़्यादा लगेगी। अब इससे क्या हो रहा है कि हमारा एक ही ऑब्जेक्ट बनेगा, यानी कि मेमोरी के अंदर सिर्फ एक ही ब्लॉक बना, उसके अंदर ऑब्जेक्ट में हमारे पास डिफरेंट मल्टीपल स्टोर हो जाएंगे, तो हमारी मेमोरी और ज़्यादा सेव हो जाएगी। तो इस तरीके से हम क्या कहते हैं अरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं, ठीक है। जैसे इसका सिंटैक्स यही है कि आपने अपना नेम लिखना है उसका अरे का, उसके बाद अरे का जो ब्रैकेट होती है वो यूज़ करके उसके अंदर ऑब्जेक्ट जितने हैं आपने बनाते हैं। तो हर ऑब्जेक्ट के बाद आपने कोमा भी लगाना है, ठीक है। जब आपने अरे के अंदर वैल्यूज़ लिखनी है तभी एक वैल्यू लिखने के बाद आपने कोमा लगाना है। जब ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट में एक की वैल्यू पेड लिखने के बाद भी आपने कोमा लगाना है, फिर दूसरा की वैल्यू पेड लिखना है। तो इस तरीके से जब आपने अरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट बनाना है, एक ऑब्जेक्ट बनाने के बाद आपने कोमा लगाना है, फिर नेक्स्ट ऑब्जेक्ट हमने स्टार्ट करना है, ठीक है। और जो लास्ट ऑब्जेक्ट होता है उसमें अगर आप कोमा नहीं भी लगाएंगे तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ पे न्यू ऑब्जेक्ट बनाना है, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे न्यू ऑब्जेक्ट बनाना है, मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे नीचे पेस्ट कर दिया, और मैं यहाँ पे कोमा नहीं लगाता, तो ये देखिए उसने एडिट दे दिया मेरे को। मैं जैसे इसके ऊपर आऊँगा वो मुझे बता रहा है यहाँ पे कोमा चाहिए, मैं अगर कोमा नहीं लगाऊंगा तो एडिट देगा, अगर यहाँ पे कोमा लगा देता हूँ एडिट हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कहते हैं अरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। इसमें आपने पहले ऑब्जेक्ट में ये फ्रंट एंड लगाया तो बाद में बैक एंड भी लगाया।
जो थर्ड ऑपरेटिंग लाइन तो उसमें भी ऐसे ही लगेगा पहले फ्रंट हम क्या करें डिफरेंट स्टूडेंट्स का डाटा स्टोर करने हैं। तो अगर मेरे पास स्टूडेंट सेकंड है, वो उसकी क्लास ही डिफरेंट है, बैकएंड है तो मैंने बैकएंड लिखना है। अगर वो फ्रंट एंड का तो मैं फ्रंट एंड यहाँ पे लिख दूंगा। यानी कि हमने बना तो रहे हैं, ऑब्जेक्ट तो डिफरेंट बना रहे हैं, उसके अंदर वैल्यूज़ भी हो सकता है, किसी के अंदर सेम हो सकती है, किसी के अंदर डिफरेंट हो सकती है। अगर हम जो है ना सिमिलर डाटा के लिए बनाना चाहें तो सिमिलर भी रख सकते हैं, डिफरेंट के लिए बनाना चाहिए डिफरेंट भी रख सकते हैं। तो ये हमारी जावास्क्रिप्ट भी कंप्लीट हो गई है। हैं जावास्क्रिप्ट बस इतनी सी हमने जावास्क्रिप्ट की उतनी है जितनी हमें चाहिए थी, ठीक है। जो जावास्क्रिप्ट का जो होती है ना स्टैंडर्ड जितनी यूज़ की जाती है, हमने अगर करनी है रिएक्ट के अंदर और नोड.जेएस के अंदर जितनी हमें चाहिए ये सारी कवर हो गई हमारे, ठीक है। इसके बाद इसके एडवांस फीचर भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, लेकिन वो हमें नीड ही उसकी नहीं है। वो उसके अंदर होते हैं हमारे पास एक सिंपल वेबसाइट के अंदर ये चीज़ें यूज़ हो जाती हैं। हाँ, ये सारी यूज़ होंगी उसके अंदर। यानी कि एक सिंपल वेबसाइट बनाने के लिए आपको जितनी चीज़ें चाहिए ये सारी कवर होंगी इसके अंदर हमारे। जावास्क्रिप्ट क्लास पहले भी हुई है ना एक क्लास पहले हुई थी हमारी, ये आज सेकंड लेक्चर है सर ये जो वेबसाइट पे कॉन्टैक्ट्स का पेज होता है कॉन्टैक्टर्स का। ये उसके लिए यूज़ होगी ये? उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब हम बैकएंड कनेक्ट कर लेंगे फिर ये यूज़ नहीं होगी। फिर हमारे पास क्या होगा, हम फ्रंट एंड यूज़ करेंगे, फ्रंट एंड से जैसे फॉर्म फिल होगा ना तो डाटा हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू गेट करेंगे। सिर्फ उससे गेट करने के लिए सिर्फ हम जावास्क्रिप्ट चाहिए, लेकिन जब डाटा हमने बैकएंड पे सेंड करना है, डाटाबेस के अंदर स्टोर करना है, उसके लिए जावास्क्रिप्ट नहीं चाहिए, क्योंकि उसके लिए फिर हमें बैकएंड लिखनी पड़ेगी उसके अंदर। सर जैसे यूज़र आके डाटा फिल करता है वो हाँ। बैकएंड पे जाता है। सबसे पहले डाटा जब फिल करता है ना तो डाटा हम उससे गेट करते हैं। सबसे पहले फ्रंट एंड के ऊपर डाटा गेट करते हैं, गेट करने के बाद हम उसको सेंड करते हैं। जो मैंने एपीआई का नाम आपको बताया ना, एपीआई यूज़ होती है, वो फ्रंट एंड से डाटा बैकएंड पे लेके जाती है। फिर बैकएंड पे जाने के बाद हम बैकएंड से डाटा डाटाबेस के अंदर सेव करते हैं, डाटाबेस के अंदर सेव हो जाता है और हमारा काम खत्म। लेकिन जब यूज़र फ्यूचर में आएगा, बाद में आने के बाद जैसे फॉर एग्जाम्पल यूज़र आया तो उसने रजिस्टर कर लिया, अपना अकाउंट क्रिएट करनी है, थोड़ी देर बाद आता है वो कहता है मैंने लॉगिन करना है, तो लॉगिन करने के लिए वो दोबारा अपना डाटा यहाँ पे एंटर करेगा, अपना ईमेल और पासवर्ड एंटर करेगा, और दोबारा एपीआई के थ्रू बैकएंड पे जाएगा और बैकएंड चेक करेगा कि क्या ये वाला डाटा डाटाबेस के अंदर पड़ा हुआ है या नहीं। अगर तो डाटाबेस के अंदर पड़ा हुआ है, डाटाबेस से डाटा कलेक्ट करेगा, दोबारा एपीआई के थ्रू फ्रंट एंड पे ले गया, फ्रंट एंड पे आकर यूज़र को शो हम करता सिर्फ वहाँ पे API लगा देंगे। है। सिर्फ एपीआई लगानी होती है, वो एपीआई हम बैकएंड के अंदर बनाते हैं। वो क्या कहती है, फ्रंट एंड से डाटा बैकएंड पे लेके जाती है और बैकएंड से डाटा फ्रंट एंड पे लेके जाती है। नहीं ये सारा कुछ ऑटोमेटिक API के जरिए हो रहा होता है। एक पे लेकिन एपीआई हम खुद बनाते हैं, क्योंकि हम उसके अंदर बताते हैं कि फ्रंट एंड से ये डाटा आपने लेके जाना है, बैकएंड से ये डाटा आपने लेके आना है, तो वो हम खुद बनाते हैं। वो जब हम बैकएंड करते हैं ना, बैकएंड के अंदर हमारे पास नोड.जेएस है, तो नोड.जेएस के साथ एक चीज़ यूज़ होती है जिसको कहते हैं एक्सप्रेस.जेएस, वो भी जावास्क्रिप्ट के अंदर ही बनी हुई है, तो वो हमारी एपीआई बनाने के लिए तो यूज़ सर जो फर्स्ट टाइम यूज़र लॉगिन करता है तो उसका डाटा हमारे पास आ जाता है? यूज़र फर्स्ट टाइम लॉगिन नहीं कर सकता, वो पहले उसको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। नहीं ठीक है, वो जब अकाउंट क्रिएट फिर उसका डाटा हमारे पास एंटर करता है ना, उसका डाटा हमारे पास आ जाएगा। पासवर्ड भी हमारे पास हमारे पास। लेकिन हम उसका पासवर्ड जो है ना, जब वेबसाइट बनाते हैं ना तो इसके अंदर सिक्योरिटी फीचर एक ऐड किया जाता है कि पासवर्ड जो यूज़र ने एंटर किया है, यूज़र ने पासवर्ड एंटर किया 1 2 3 4 5 6, तो हम ये वाला पासवर्ड सेव नहीं करवाएंगे। पासवर्ड को क्या कहते हैं, इनक्रिप्ट करवाते हैं। आपने यूनिवर्सिटी अगर कोई जा रहा हो उसमें इनक्रिप्शन है है। फंक्शन। हाँ, तो इनक्रिप्शन की एक चीज़ जो होती है वो क्या कहते हैं, पासवर्ड का इनक्रिप्ट करते हैं। वो क्या कहते हैं, अगर आपने 1 2 3 4 5 6 पासवर्ड एंटर किया ना तो डाटाबेस के अंदर पासवर्ड ये नहीं सेव होगा, डाटाबेस के अंदर पासवर्ड सेव होगा नंबर्स, करेक्टर्स और जो स्पेशल करेक्टर होते हैं जैसे कि $, ये सारे मिक्स करके ना तो एक नंबर क्रिएट वो करेगा। भी शो होता है ताकि वो हैकर हैक ना कर हाँ, सके। तो वो पासवर्ड हमारे पास आ जाएगा, लेकिन हम उसका पासवर्ड हम भी नहीं देख सकते, वो सिर्फ यूज़र ही देख सकते हैं। गलत बात नहीं, सिक्योरिटी फीचर है, अच्छा फीचर है। नहीं तो जैसे सर ये बड़ी कंपनी जैसे गूगल होगी, फेसबुक होगी, इन्होंने इनके पास तो शो होता होगा सारा तरीके होते हैं शो करवाने के लिए, वो इनक्रिप्ट हो रहा है तो उसको डिक्रिप्ट भी किया जा सकता है। साथ है ना, वो तो- उसके लिए मेथड यूज़ होते हैं डिफरेंट, हमारे पास हैशिंग मेथड होता है, बेस 64 मेथड है, इसी तरह काफ़ी मेथड होते हैं। वो हम अगर चाहें कि वो ज़्यादा सिक्योरिटी करनी है तो अगर हम 36 कैरेक्टर का पासवर्ड बना देते हैं, यानी कि उसने यूज़र ने 6 नंबर एंटर किए हैं लेकिन हमने इसको 36 के अंदर कन्वर्ट कर दिया है, तो उसकी इंक्रिप्शन थोड़ी सी कम होगी। इसके बाद 40 कैरेक्टर का पासवर्ड सेव कर सकते हैं, उसके अंदर इंक्रिप्शन ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। तो जितनी फास्ट ज़्यादा अच्छी करेंगे उतना उसको हैक करना मुश्किल हो जाएगा। बड़ी कंपनी ऐसे करती तो नहीं है वैसे। वो करती नहीं है, लेकिन कोई पता भी नहीं होता। अब ये व्हाट्सएप के ऊपर लिखा होता है कि ये हम एंड टू एंड इंक्रिप्शन यूज़ करते हैं। तो एंड टू एंड इंक्रिप्शन क्या होती है कि आपने यहाँ से मैसेज सेंड किया है ना, आपका मैसेज इंक्रिप्ट होकर जाएगा, दूसरे यूज़र तक उससे जिसको आपने सेंड किया सिर्फ मैसेज उसको वो रीड कर सकता है, बीच में सेंटर में कोई मैसेज रीड नहीं कर सकता। लेकिन हमें क्या पता वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। व्हाट्सएप तो कह रही है कि नहीं कर रहा, लेकिन हमें कंफर्म तो नहीं है कि वो कर रहा है ये नहीं कर रहा। चीज़ें व्हाट्सएप से लीक होती हैं। हाँ, व्हाट्सएप सबसे इजी टूल है जो हैक हो जाता है। अब कितनी केसेस आ रहे हैं कि व्हाट्सएप हैक हो गया, व्हाट्सएप हो गया। जब इंक्रिप्शन यूज़ करें तो कैसे हैक हो रहा है वो। इंस्टाग्राम भी इतनी जल्दी नहीं होता जितना व्हाट्सएप। व्हाट्सएप ज़्यादा हो रही है। सर जी वो
इंक्रिप्ट वाला जो फंक्शन होता है वो भी तो हम खुद ही यूज़ करते होते हैं ना, क्या चीज़ या वो एपीआई के जरिए